अरे हमारी बेटी है, एनजीओ वाले काहे फैसला किए? हमको नहीं भेजना, स्कूल नहीं भेजेंगे। वो कौन होता है बोलने वाला? अब तू क्या करेगा बेगू? हैं? तुझे पता है ना, नेताजी ऑर्डर दिए, नेताजी, और ये एनजीओ वाले तो मामला और ही बिगाड़ दिए। अब हम उनसे बवाल करेंगे क्या? लेकिन ये लड़की लोग को पढ़ा लिखा के क्या फायदा? हाँ, ये पढ़ाई लिखाई से तो दिमाग खराब हो जाता है। सही बोल रहे हो भैया। लेकिन बिगड़ जाती है, जबान चलाने लगती है। बहुत सही। कहाँ लगे हुए इन लोग के साथ? इधर आइए, आपसे बात करना है। क्या है बोलो? अरे चाचा आइए तो इधर। ये लोगों को करियाने से क्या फायदा चाचा? हाँ, तब मेन फसाद का जड़ तो अपने घर में है। चल चलो एकदम स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन, नो टॉकिंग, साइलेंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माला, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। माला बेगू झा। शाबाश बेटा, मन लगाकर पढ़ना। जी चलो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बुला लिया। अब देखिएगा आपकी बेटी पढ़ लिख कर कितना आगे जाएगी। सच्ची मैडम जी, मेरी बिटिया पढ़ सकेगी। हाँ, आपका बहुत बहुत एहसान। आ जाओ माला अंदर, ये है रूम। और वो वाला जो बेड है ना, वो तुम्हारा है, वो 3rd। आ जाओ। ये देखो, यहाँ पे सब क्लीन रखना। मैं हर बार चेक करने आऊंगी। हाँ, नीट और क्लीन, ओके? सब अच्छे से रखना। हाँ मैम। चलो। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और एक दिन बड़ी ऑफिसर बनूंगी और फिर आपको बाबूजी परेशान नहीं करेंगे। अरे रोटी ला, के मायके जाए तुम्हारे रोटी खाने। अब ला रे। अरे ये हो क्या रहा है? अभी तक सोए नहीं तुम लोग? कल सुबह जल्दी जाना है ना स्कूल, चलो सो जाओ। हंस काहे रही है? उम्मीद जगाती है हौसला, हौसला दिखाता है नए रास्ते, और ये रास्ते इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन जब किसी रास्ते की नींव नफरत, लालच, ईर्ष्या और डर से बनी हो, तो ये रास्ता इंसान को उसकी तबाही की तरफ ले जाता है। और बदकिस्मती से माला के साथ भी यही हुआ। मिली क्या कहीं? सर, ऊपर भी देखा, कोई नहीं है। सर, वहां भी कोई नहीं है। पीछे देखा क्या? वहां भी नहीं है सर। ऐसे थोड़ी ना कहीं जा सकती है, तो यहीं कहीं होगी। सर, हम बिल्डिंग के अंदर और बाहर 2 बार देख चुके हैं, वो नहीं दिखी। सर, अब कोई चॉइस नहीं है, पुलिस को बुलाना होगा। इसका मतलब आपके स्कूल में कोई नहीं जानता कि माला गायब कब हुई? सर, वो कभी कभी लड़कियां भाग जाती हैं। लड़कियां भाग जाती हैं? आपके स्कूल में सिक्योरिटी है या नहीं, या वो भी सोए हुए होते हैं? सर, कई बार बच्चों को घर की याद आती है, खासकर नए स्टूडेंट्स को। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि माला भी खोई सी रहती थी कभी कभी। क्या गलत है इसमें? बचपन में हमारे टीचर हमेशा सख्त थे, भला ही हुआ ना हमारा। क्योंकि सच ये है कि बच्चों के साथ सख्ती से ही कंट्रोल किया जा सकता है। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। कितनी उम्मीदें लिए आई थी माला इस स्कूल में, कितने अत्याचार सहे थे उसकी माँ ने, सिर्फ इसलिए ताकि माला को पढ़ने लिखने का एक मौका मिल सके। लेकिन बदले में मिली माला की गुमशुदगी। क्या माला सच में स्कूल से भाग गई थी? अगर हाँ, तो इस समय वो कहाँ है? और अगर वो खुद नहीं गई थी, तो कौन था माला की गुमशुदगी के पीछे? हो ही नहीं सकता साहब, माला स्कूल से भाग ही नहीं सकती।
तो खुद ही पढ़ना चाहती थी। माला ऐसा मौका छोड़ेगी ही नहीं साहब। माला खो गई है, ये बोल रहे हैं कि गायब है स्कूल से। और दरोगा जी को लगा कि लौटकर यहाँ आई होगी। जानते थे ऐसा ही कुछ होगा। स्कूल जाएगी, वो काला करेगी हमारा। बोले थे राम। अगर वो वाकई भागी है तो आप लोगों को मिलने की या बात करने की कोशिश जरूर करेगी। आस पड़ोस के लोगों को भी बोल दीजिएगा, अगर किसी को दिख गई तो हमारे लिए मदद हो जाए। लोगों को बताकर अपनी बदनामी खुद ही करें। आने दीजिए घर उसको, खुद ही अपने हाथों से गला दबाएंगे उसका। तो अगर वो घर आई तो आप सबसे पहले हमें बताएंगे, समझे? और अगर नहीं लौटी तो अपनी माला भाग ही नहीं सकती है। जरूर कुछ हुआ है उसके साथ, कुछ बहुत गलत हुआ है उसके साथ। गरीब लोग हैं, कोई पैसे के लिए तो माला को किडनैप नहीं करेगा। तो बाप का गुस्सा भी सिर्फ घर के अंदर है, बाहर किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं कि कोई उसकी बेटी को किडनैप करे। चौबे, माला की फोटो सर्कुलेट करो आसपास के थानों में और चौकियों में। जी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि माला की ही किसी से कोई दुश्मनी थी? सर, इस मैटर का क्या करें? अगर इसकी ये करतूत बाहर निकल गई तो इसके माँ बाप का और हमारे स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा। माँ बाप को बुलवाइए, मैं बात करता हूँ। ठीक है। माला तो बहुत सुलझी हुई लगती थी। माला के बारे में कभी किसी टीचर से, स्टाफ मेंबर से या बच्चों से कोई शिकायत नहीं मिली। और सर, मुझे नहीं लगता कि माला के गायब होने से हमारे स्कूल का कोई कनेक्शन है। वो हम तय करेंगे। सर देखिए ना, ये हमारी बातें सुन रही है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। साहब, आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे? अरे क्या कोशिश कर रहे हैं आप साहब? आपकी जिम्मेदारी थी हमारी माला। देखिए, हमें हमारी जिम्मेदारी मत सिखाई। समझाना था तो अपनी बेटी को समझाते ना जाने किसके साथ भाग गई है और यहाँ हम सबको परेशान करके रखा है। देखिए साहब, कुछ भी कहिए लेकिन हमारी माला को कुछ मत कहिए। हाँ, हमारी माला बहुत अच्छी लड़की थी। आप उसके ऊपर ऐसा उल्टा सीधा इल्जाम मत लगाओ साहब, हम कह देते हैं आपसे। हाँ देखिए, आप संभालिए अपने आप को। पुलिस तलाश करेगी आपकी बेटी। माला तो गुड गर्ल थी सर, वो किसी से बात भी नहीं करती थी और वो बहुत अलग अलग सी रहती थी। सर, पिछले हफ्ते ही 2 दिनों के लिए माला घर गई थी। तभी कुछ हुआ गांव में, जिसकी वजह से स्कूल पहुंचते ही मौका देख के भाग गई। आने के बाद तो ऐसा कुछ लगा नहीं सर, लेकिन बार बार देखो तो कुछ डिस्टर्ब सी लग रही थी वो। डेफिनेटली घर जाने के बाद कुछ हुआ होगा। स्कूल से पुलिस को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली कि माला गायब होने से 2 दिन पहले घर गई थी और वापस आने के बाद से ही वो स्कूल से गायब हो गई। स्कूल के कुछ एम्प्लॉय से बात करके पता चला कि माला के गांव वाले स्कूल स्कीम के खिलाफ थे। एनजीओ और एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोगों को खुद आना पड़ा था, तब जाके गांव वाले अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए माने थे। अगर खिलाफ थे तो डेफिनेटली गांव वालों में गुस्सा भी बहुत होगा। कहीं इसी गुस्से के चलते तो साहब, उसके बाद तो गांव वालों को यह भी पता चला कि माला की मां ने एनजीओ वालों को कांटेक्ट किया था। यानी बदले का एंगल भी हो सकता है। चौबे, डेफिनेटली जब माला गांव आई थी तभी कुछ ना कुछ हुआ है। काम करते वक्त गिर गए थे साहब। अगर पति ने मारा है तो बता दीजिए, घबराइए मत, उसे वार्निंग दे देंगे, आगे से कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। ये सब छोड़िए साहब, आप अपनी बाला को ढूंढ दीजिए बस। वही करने आए, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। माला 2 दिनों के लिए स्कूल से घर आई थी ना, क्या हुआ था उसके बाद? सच बताओ। वो एनजीओ दीदी नहीं आती तो शायद हमारी माला कभी स्कूल नहीं जा पाती। कभी कभी सोचते हैं कि गलती की है, हम नहीं भेजना चाहिए था उसको स्कूल। अगर स्कूल नहीं भेजते तो आज वो हमारे सामने होती और उसके साथ ये सब कुछ नहीं होता साहब। उस एनजीओ दीदी का नाम क्या है? शिल्पा झा, ज्ञान ज्योति एनजीओ से थी। एनजीओ वाले तो बचकर निकल जाएंगे और फंसेंगे हम, स्कूल परेशान। सोचिए, अगर प्रमिला टीचर वक्त पर नहीं पहुंचती तो क्या होता? देखिए, अब हम और रिस्क नहीं ले सकते, आप इसे ले जाइए। नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप स्कूल से निकाल देंगे तो कहां जाएगी ये? बात को समझिए जरा। स्कूल में पुलिस का आना जाना बहुत बढ़ गया है और आपकी बेटी की इस हरकत के बारे में उन्हें जरा भी खबर हो गई ना तो आप जानते हैं ना क्या होगा। देखिए, आपकी बेटी अच्छी तरह से जानती है कि उससे कितना बड़ा पाप हुआ है, इसीलिए खुदकुशी कर रही थी। और देखिए, हम आपकी बेटी का भला ही चाहते हैं। अभी मामला बहुत गर्म है,
अभी आप इसे यहां से ले जाइए, जैसे ही मामला कुछ ठंडा होगा तो वापस ले आइएगा। ठीक है प्रिंसिपल साहब, जैसा आप कहें। कैसी है तू? इन्हें पाम में तो कितना जज रही है। हाँ ताई, ये सब क्या है माँ? बापू तुम्हें फिर से मारे ना? हम घर आते वो ना मारेंगे तुमको फिर से। नहीं 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 नहीं, हाँ? तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम ये स्कूल में पढ़ो, अपनी जिंदगी बनाओ, खूब पढ़ो लिखो। तुम स्कूल आ रही हो इसके लिए हम कुछ भी सह सकते हैं माला। हुजूर आई तो रही 2 दिन के लिए, और हमने तो सुना था कोई लौंडा भी मिलने आया था उससे। बहुत बवाल हुआ था हुजूर। माला को महेश ने बहुत गरियाया था। और तुमको भी समझा रहे हैं, ज्यादा फड़फड़ाओ मत, अपने दायरे में रहो वरना टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। पर भैया हमने क्या किया? चुप करो। क्या किया? जाओ यहाँ से। ये बेगू नहीं है कुछ किया होगा सर। माला खुद ही तो नहीं स्कूल से भागेगी, वो इस टाइप की लड़की नहीं है। और ये बेगू है ना, बहुत ही वॉलेंट किस्म का आदमी है। माला को स्कूल भेजने की वजह से उसने जानकी पे गुस्सा उतारा, और छुट्टी के बाद जब मैं माला को जबरदस्ती स्कूल लेकर आई तो उसने मुझे खुलेआम धमकी दिया। आप जाइए मैडम जी यहाँ से, सभी का दिमाग खराब करके रख दिया। और माला को हम ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देंगे, कह रहे हैं तुमसे। हाँ सर, काफी सीरियस था वो धमकी को लेकर। माला का चचेरा भाई महेश शॉर्ट टेम्पर्ड लगता है। माला और उस लड़के को लेके उसे ही तकलीफ हो रही है। हो सकता है ऑनर किलिंग या किडनैपिंग का मामला। क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ महेश ने झगड़ा किया था? सर गांव में तो किसी को नहीं पता, महेश ही बता सकता। ठीक है, अभी के लिए तीनों पे फोकस करते हैं। तीनों के पास मोटिव है माला को नुकसान पहुंचाने का। माला का बाप बेगू, उसका चचेरा भाई महेश, और ये लड़का जिससे माला मिला करती थी। सर चलो। क्या बात है सर? अरे आपको कहाँ ले जा रहे हैं आप? सुनिए बात तो सुनिए। क्या हुआ? तेरा गुस्सा नजर नहीं आ रहा? घर पर छोड़ के आया है क्या बीवी और बेटी के लिए? हमको काय मार रहे हैं साहब? हम नहीं मारते मारते, पागल है हमारी घरवाली, खुद ही को चोट पहुंचाती है हमको बुरा बताने के लिए। और बेटी वो भी पागल है? उसने तो भाग के नाक कटवा दी हमारी। भाग गई या तूने उसे कहीं छुपा दिया? हम कहाँ छुपाएंगे सर? धमकी जो दी थी तूने, ज्यादा दिन स्कूल में टिकने नहीं देगा। धमकी देने से क्या होता है साहब? हम कहते हैं साहब, हम भाग गए किसी लौंडे के साथ, आगे मुंह काला करके। देख आखिरी मौका दे रहे, कहाँ छुपा के रखा है माला को? बता। पता होता तो छाती ठोक के बोलते, पता नहीं कहाँ गई है सर। कोई लफंगा हमारी बहन को छेड़े, हम चुप रहेंगे का? तो मार दोगे उसे? नहीं साहब, माला हमारी चचेरी बहन है। परिवार में बाकी सब बहनें ही हैं, एक हम ही इकलौता भाई है। तो साहब हमारी जिम्मेदारी क्या बनता है? और उस हरामी को ना हम मार देते साहब, लेकिन कंट्रोल कर लिया अपने आप को हम। कंट्रोल? लेकिन हमने तो सुना है कि तुमने सारी हदें पार कर दी थी, इतना मारा था उसे। अरे साहब गांव वालों को काम ही क्या है? उनका तो काम है कि हर बात को मिर्च मसाला लगा के बातें करना। लेकिन सब हम उसको ज्यादा मारे नहीं थे, बस समझाए थे कि माला से दूर रहे। वो कौन है वो लड़का? नाम क्या है उसका? कोई जयदेव है साहब, बगल वाले गांव का ही लौंडा है। माला के पीछे पागल है वो। तुम्हें कैसे पता चला उस लड़के के बारे में? माला बताई साहब, वो क्या है ना कि माला का हमें बहुत चिंता लगी रहती है, और उसके बाबूजी खुद तो मिलने जाते नहीं थे और ना इसको माँ को मिलने देते थे साहब। तो साहब हम सोचे कि एक दिन हम ही चले जाएंगे, तो हम चले गए एक दिन स्कूल उसके। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। क्या हुआ? कौन प्रॉब्लम है? का प्रॉब्लम है तो बताओ ना। एक लड़का है जयदेव, बहुत तंग करता है हमको। क्या नाम बताया उसका? जयदेव। आंख नोच के बाहर निकालेंगे तुम्हारा, समझे? दोबारा उससे मत मिलना। और इसे आंख का दिखा रहे हो बे? हाँ, खा जाओगे काम को। सनकी है साला, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है। लेकिन उसके मुताबिक तो तू सनकी है, खुद माला ने उसे बताया। क्यों परेशान करता है लड़कियों को? सर वो झूठ बोल रहा है,
माला ऐसा बोल ही नहीं सकती सर। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। और सर मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, दोस्त है। कब और कहाँ हुई ये दोस्ती? हाँ सर, वो हमारी बहन उसकी क्लास में पढ़ती है। अपनी बहन को हम किताब देने गए थे तो हम उससे मिले थे। इस बार भी अपनी बुक भूल गई तू। भैया ये मेरी फ्रेंड माला। हेलो। सर हमें तो उसकी खुद चिंता है, वो कहाँ चलेगी, किधर है। सर ये देखिए, हमने अपने फेस पेज पे उसका फोटो अपलोड किया है कि वो किसी को दिखे तो हमें बताए। सर हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं सर, वो कहाँ चलेगी, हम कहाँ है अपनी दोस्त के साथ ऐसा करेंगे। लड़की अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मर गई थी, लेकिन उसकी मां जिंदा है। वो काफी क्रिटिकल पोजीशन में, करीब 40% जल चुकी है। अभी तक उसको होश नहीं आया है और आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, जैसे ही उसे होश आए हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। औरत का पति कौन है? हादसा, कोई अपने ऊपर गलती से केरोसिन नहीं डालता। या तो एक खुदकुशी है या तो मर्डर की कोशिश। नहीं साहब, तेरी बीवी और बेटी दोनों जलकर मर गए और तू बच गया। कहीं तू नहीं? नहीं साहब, हम तो काम पर थे। अब चाहे तो पूछ लीजिए, टाइम बहुत खराब चल रहा है साहब। टाइम खराब चल रहा है क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए तुम्हारी बीवी और बेटी ने? बोल, क्या हुआ था? स्कूल में ही कुछ। स्कूल? कौन सा स्कूल? JM सिंह बालिका विद्यालय। माला का स्कूल? इस केस की शुरुआत से ही पुलिस को माला के घर वालों और जयदेव पर शक था, लेकिन नंदिनी की आत्महत्या ने इस केस के रुख को मोड़ दिया। स्कूल में वो कौन सी भयंकर घटना हुई थी जिसका जिक्र नंदिनी के माँ बाप बार बार कर रहे थे? क्या नंदिनी का माला के गायब होने से कोई ताल्लुक था? सर मैं स्टूडेंट्स के रोजमर्रा के इश्यूज में इन्वॉल्व नहीं होता, वो मेरा काम नहीं है। नंदिनी ने सुसाइड क्यों की आई डोंट नो, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें स्कूल का कुछ हाथ है? क्योंकि नंदिनी के बाप से मिलकर आ रहे हैं हम, उसी ने बताया हमें। सर आप नहीं जानते, अपने बच्चों की गलतियां छुपाने के लिए अक्सर माँ बाप ऐसे इल्जाम स्कूल के सर पर मढ़ देते हैं। हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं ये हमें मत समझाओ, क्योंकि अगर घसीटते हुए हवालात में हम तुम्हें समझाने पे उतर आए ना तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? सर फिर तो बेहतर होगा कि आप प्रशांत सर से बात कर लीजिए, वही आपको बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। नंदिनी, उसे पता चल गया था कि वो कई सब्जेक्ट्स में फेल होने वाली थी। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद मैं क्लास में बैठा था, तब वो आई और कहने लगी, सर हमारे बाबूजी बहुत ही मुश्किल से माने हमें स्कूल भेजने के लिए। इस बार फेल हो गए तो वो हमको घर ले जाएंगे सर, और हम घर नहीं जाना चाहते सर। देखो ये सब तुम्हें एग्जाम के पहले सोचना चाहिए था। सर मैंने सोचा कि रिपोर्ट करूं, लेकिन फिर सोचा कि एक वार्निंग दे दूं। वार्निंग दी और मामला वहीं खत्म हो गया। अगर मामला वही खत्म हुआ होता तो वो आत्महत्या नहीं करती। पता नहीं सर, शायद पढ़ाई का प्रेशर बढ़ गया होगा। इसके पहले भी उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन लकीली हमने उसे बचा लिया था। सर हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए नंदिनी को उसके माँ बाप के घर भेज दिया था। सोचा था कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस एडमिट कर लेंगे। आपके स्कूल की एक लड़की ने आपके स्कूल में ही आत्महत्या करने की कोशिश की और आप लोगों ने उसकी वजह तक जानने की कोशिश नहीं की? कमाल है। नंदू बहुत तेज थी पढ़ने में, इसीलिए तो एनजीओ वाली मैडम स्कूल भेजे थे उसको। फिर अचानक क्या हुआ? वो फेल क्यों होने लगी? कहाँ पता साहब, पूछे तो थे हम उसको जब पहली बार नंबर कम है, जवाब नहीं था उसके पास। फिर हमें पता चला कि क्या किया उसने। पास होने के लिए शर्म से सर झुक गया। नंबर कमाए थे ये बात खटकी तुम्हें, स्कूल में उसने क्या किया ये जानकर शर्म आई तुम्हें, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी ये जानने की कोशिश की तुमने? अगर जानने की कोशिश करते तो शायद तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती। सर बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? अगर स्कूल वालों की बात माने तो सिर्फ इन्हीं के बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, और सिर्फ यही बच्चे पढ़ाई का प्रेशर झेल नहीं पाते। जब माला गायब हुई थी तब यही बोला था। माला को भी कहाँ पड़ी थी पढ़ाई की, प्रेशर बढ़ गया होगा और भाग गई। नंदिनी के अचानक फेल हो जाने के पीछे स्कूल में घटी कोई घटना भी हो सकती है। एक बात समझ में नहीं आ रही, नंदिनी और उसकी माँ दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हमें इस सब की तह तक जाना होगा और स्कूल में बाकी बच्चों से भी पूछना होगा क्या उनके साथ भी ऐसी कोई बात हो रही है क्या? हो सकता है कोई पैटर्न सामने आ जाए या फिर माला से जुड़ी कोई लीड मिल जाए। चलो सर।
ये सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। नहीं सर, ये 7th स्टैंडर्ड तक है। ठीक है, बाकी के क्लासेस के रिकॉर्ड्स भी ले आइए। सर आप तो हमारी स्क्रूटनी कर रहे हैं। स्कूल से आपको क्या मिल सकता है? आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। सर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कहना चाहता था कि इससे स्कूल का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। स्कूल का सिस्टम? आपकी एक स्टूडेंट गायब हो गई, एक ने खुदकुशी कर ली। किस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जाइए यहाँ से, आपकी ज़रूरत पड़ी तो बुलाया जाएगा। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाली नंदिनी अचानक फेल कैसे हो गई? क्या ये सारे लक्षण किसी और बच्ची के मामले में भी मौजूद थे? पुलिस इसी समानता को तलाशने की कोशिश कर रही थी। उनका मानना था कि इस तरह माला का पता लगाने में उन्हें बढ़त मिलेगी, और आखिरकार उन्हें सफलता मिली और नंदिनी जैसे 4 और मामले सामने आए। चौबे, ये 4 लड़कियां पहले पढ़ाई में अच्छी थी, फिर अचानक उनके नंबर कम आने लगे। माला भी? नहीं सर, माला ने तो स्कूल 5 या 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया, अब तक उसने कोई पेपर नहीं दिया। और आगे? सर इनमें से शर्मिला स्कूल छोड़ के चली गई, नंदिनी ने सुसाइड कर लिया, और तारा और रुचि ये दोनों अब भी स्कूल में हैं, और इनमें से तारा माला की रूममेट है। बेटा स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा बेटा, आप माला को जानती हो? दोस्त है आपकी? हंस का रही है। लेकिन तुम दोनों तो रूममेट्स हो ना, एक ही कमरे में, कभी तो कोई बात हुई होगी। अच्छा बेटा, जिस दिन माला गायब हुई थी आपने कुछ देखा था? हम सो गए थे। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये तुम्हारा रिपोर्ट, मतलब हर एग्जाम में कितने नंबर मिले। ये यहां तक तो सब ठीक है, तुम बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही थी, फिर यहां से अचानक क्या हुआ? तुम्हारे नंबर इतने कम क्यों आने लगे? देखो बेटा, आप हमसे डरो मत, कुछ भी मत छुपाओ। तुम चाहती हो ना कि माला वापस आ जाए? पहले पढ़ाई में मन लगता था और फिर मन उठ गया। हम जाएं? ठीक है बेटा, जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही क्लास में होने के बावजूद तुम माला को कैसे नहीं जानती? सर वो दरअसल माला कम ही बात करती थी। अच्छा छोड़ो, चलो ये देखो बेटा, यहां से आपके मार्क्स इतने कम क्यों आने लगे? आप तो अच्छी स्टूडेंट हैं। देखो बहुत हुआ, जो कुछ भी जानती हो बताओ। ठीक है, अब ले जाइए इसे। चौबे, पता करो कि वो लड़की शर्मिला जो स्कूल छोड़कर चली गई है वो कहां रहती है, और अभी किसी स्कूल में पढ़ रही है क्या? रुचि और तारा जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, हो सकता है कि जानकारी हमें शर्मिला से मिले। सर हाँ, बस यही हुआ था, पढ़ाई में पिछड़ने लगी थी तो हमने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया और घर ले आए। हम यहाँ ये जानने नहीं आए कि तुम उसे घर क्यों ले आए, हम ये जानना चाहते हैं कि वो अचानक फेल क्यों है। पहले तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी ना वो। क्या पता साहब, बुलाओ उसे। क्या है ना कि मामला थोड़ा नाजुक है। ये सब स्कूल में जो हुआ ना, तो शर्मिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्यों? सिर्फ फेल हुई इसलिए? क्या पता साहब। क्या पता? तुम्हारी बेटी ने जान देने की कोशिश की और तुम्हें पता ही नहीं? क्यों? वो हाँ, शायद फेल होने की वजह से। बुलाओ उसे साहब। मैंने कहा बुलाओ उसे। देखो शर्मिला, डरो मत, हमें सच सच बताओ कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? सिर्फ फेल होने की वजह से या कुछ और कारण है? हमको बात नहीं करनी। बेटा घबराओ मत, सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हैं ना? हमने कहा ना, हमें कोई बात नहीं करनी।
बापू तुम्हें फिर से मारे ना, हम घर आते वो ना मारेंगे तुमको फिर से। सर अजीब पैटर्न है। लड़की पहले फेल होने लगती है, प्रशांत को रिझाने की कोशिश करती है और फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है। सर ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। चौबे, कोई ना कोई गड़बड़ है स्कूल से जुड़ी हुई। एक काम करो, प्रशांत को चौकी बुलवाओ पूछताछ के लिए। जब तक मैं इससे जवाब बुलवाता हूँ तुम स्कूल में इसका कैरेक्टर पता करो। देखिए सर, हमने किसी भी लड़के के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसे आदमी नहीं है हम। आप चाहे तो स्कूल में किसी से भी पूछ लीजिए, टीचर से, स्टाफ से, बच्चों से। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह समझते हैं हम। रिस्पॉन्सिबल आदमी भाषण मत दे, जवाब दे। तू तो बोल रहा था कि नंदिनी खुद आई थी तेरे पास। हाँ खुद ही आई थी, हमने थोड़ी ना बुलाया था उसे। वो आई तो क्या कर सकते हैं हम। बहुत सख्त है प्रशांत सर जी। साहब प्रशांत सर बहुत कड़क आदमी, कभी कभी बच्चों को बहुत ज्यादा पीट देते हैं साहब। लेकिन किसी लड़की को या हम जैसे टीचर को उन्होंने कभी भी पूरी नजर से देखा नहीं है सर। वो ऐसे आदमी नहीं है। प्रशांत सर बात ही नहीं करते थे, बात बात पर मारते थे। जेंटलमैन आदमी सर, और चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं सर। हाँ माना गुस्सा बहुत करते हैं, पर बच्चे ही ऐसे सर, शैतान। सर प्रशांत के बारे में स्कूल में पूछताछ की, रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन लड़कियों औरतों की तरफ कभी बुरी नजर से नहीं देखता। सभी का यही बयान है। और ये प्रशांत खुद भी कुछ होकर नहीं रहा है। सर आपको क्या लगता है? लगता नहीं, मुझे यकीन है कि जरूर ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है। खैर, किसी खबरी से या किसी से कोई टिप मिली माला के बारे में? तब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं। माला की जान को दिन ब दिन खतरा बढ़ता है। एक मिनट। हेलो, गुड, तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं। डॉक्टर सिंह, इन्फॉर्म करने के लिए शुक्रिया। इट्स ओके सर, ये तो मेरा फर्ज था। बल्कि वो खुद आपसे बात करना चाहती थी। होश में आते ही वो पुलिस के बारे में पूछ रही थी। थैंक्स। किसने की थी उसके साथ जबरदस्ती? प्रशांत सर ने? प्रशांत सर नहीं। मैंने रेप किया था उनका। पहली बार जब बलात्कार करके बच गया तो हिम्मत और बढ़ गई, फिर दूसरी बार फिर सर आदत सी लग गई। बोलो सर, हम क्या करते सर? हमें तो पहले ही महिला आयोग और एजुकेशन मिनिस्ट्री से वार्निंग मिल चुकी थी। अगर एक भी केस सामने आ जाता तो स्कूल बंद हो जाता सर। हमने प्रशांत सर को आगे किया और सिचुएशन को संभालने की कोशिश की सर। और तुम झट से मान गए। तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करके एक अपराध और एक अपराधी दोनों को छुपाया जा रहा था, और कोई छोटा अपराधी नहीं, एक रेपिस्ट, चाइल्ड रेपिस्ट। हाँ सर, क्योंकि बदकिस्मती से वो चाइल्ड रेपिस्ट हमारा छोटा भाई है। चेतन हमारा छोटा भाई है। एक ईमानदार टीचर है ना तू? अपने भाई के अपराधों पे पर्दा डाल के तूने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुझसे क्या सीखेगा? उसके हर गुनाह में तू उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि तूने उसके अपराधों पे पर्दा डाला है। तुम्हारी वजह से उसे फिर से वही गुनाह करने की हिम्मत मिली, छूट मिली। माला का रेप किया, फिर उसे गायब कर दिया, या मार के उसकी बॉडी कहीं छिपा दी ताकि पकड़ा न जाए? सर, मैंने माला को नहीं मारा सर,
सर मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी, पर उसको गायब करने में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। देख, आखिरी बार बोल रहा हूँ, सच बता दे कि माला कहाँ है, बोल। सर मैंने आपको सब कुछ सच तो बता दिया, आपसे कुछ छुपाऊंगा सर। मैंने नहीं मारा। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए अपने साथ हुए अत्याचार को उजागर करना आसान नहीं होता है, और यह मुश्किल काम करने के बावजूद अगर उसकी गुहार को अनसुना कर दिया जाए तो वो पीड़ित व्यक्ति अक्सर हमेशा के लिए चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। ये बेहद जरूरी है कि इस तरह की मदद की गुहार पर हम संजीदगी से गौर करें, बच्चों का विश्वास करें, उनकी सुरक्षा करें। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल अब भी अनसुलझा था कि माला कहाँ थी। तो चेतन ने माला के साथ भी वही सब किया? नहीं सर, उसकी तो केस ही अलग थी ना। उसके रेप के बारे में तो उसके घर वालों को पता था। झूठ मत बोलो, माला के घर वालों को भनक तक नहीं थी कि उसके साथ रेप हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? उसके रेप को तो छुपाना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसके पिता को तो उसकी पड़ी नहीं थी सर। उसके माँ को तो माला से मिलने के लिए स्कूल में आने से भी वो रोकता था। इसलिए फिर आखिर में हमें उसके चचेरे भाई महेश को सब बताना पड़ा। ये जो सारी अकड़ है ना तेरी, उल्टा लटका के ऐसा मारेंगे कि सारी हीरोपंती निकल जाएगी। हाँ साहब, माला को नहीं मारा है, लेकिन गलती उसकी थी साहब। पहले तो स्कूल गई, इसके बाद जयदेव के साथ दोस्ती की। मना किए थे साहब, पर नहीं माने। और सबसे बड़ा पाप, अपने को कोई बच्चा ले आई। हमारी जिम्मेदारी तो हमने की, और लोगों को पता भी तो चलना चाहिए साहब कि पाप करने का नतीजा क्या होता है। जिस स्कूल में पढ़ना चाहती थी ना साहब, उसी स्कूल में काट देंगे उसको। और आपको बताया था ना साहब, ये एक ही भाई है पूरे परिवार में। अगर हम नहीं करते तो कौन करता साहब? अपने परिवार की इज्जत के लिए हम ये सब किए। बहुत खुश लग रहा है, बड़ा घमंड है ना तुझे अपने किए पे। अब मार मार के ये खुशी और घमंड दोनों उतार देंगे। पहले इसे सच तो बता दो। माला की प्रेग्नेंट होने की वजह जयदेव नहीं था, माला के साथ बलात्कार हुआ था बड़ी बेरहमी से। उसके स्कूल के टीचर चेतन ने किया था उसका बलात्कार, समझा? कैसा भाई तू? किसी ने तेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और तूने अपनी बहन को बचाने की बजाय उल्टा अपनी बहन को ही मार दिया। पर सच तो जान लेता, मानत है तुझमें। हैरानी की बात है ना, किसी मासूम की जान की कीमत किसी की झूठी शान से भी सस्ती साबित हो। कोई गुनाह कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के इरादे से कुछ लोग बेझिझक किसी की जान लेने तक से नहीं डरते। महेश, स्कूल अधिकारी, यहाँ तक कि माला के माँ बाप, सभी ने बिल्कुल यही किया। काश वो समय रहते माला की पीड़ा को समझते। ये सभी कुछ हद तक माला और नंदिनी की मौत के जिम्मेदार हैं, और वो अन्य लड़कियां जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, वो भी समाज की इसी उदासीनता का शिकार है। और चेतन जैसे हैवानों को अनदेखा करना उन्हें बढ़ावा देने के बराबर है। आइए इन्हें जड़ से मिटाने का प्रण लें। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। साल 2012 में एक इंटरनेट सर्चिंग साइट पर उस साल की सबसे ज्यादा सर्चिंग ये जानने के लिए हुई कि प्यार क्या है। बहुत से लोगों को ये बात काफी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बात यही जाहिर करती है कि हर दौर, हर उम्र में प्यार के नए मायनों को समझने की कोशिश जारी रहती है। हमारे समाज में प्यार को शादी से जोड़कर जरूर देखा जाता है, लेकिन अगर प्यार की गागर कच्ची हो और समंदर रिश्ते का भरा जाए तो रिश्ता और जज्बात दोनों बिखर सकते हैं। पंडित जी, ये वरमाला और हवन का सामान हो गया, फूल हो गया, और ये सारी चीजें हो गई। और कुछ चाहिए आपको? क्या हुआ सब? यार बड़ा हैंडसम लग रहा है। थैंक यू। माधुरी कहाँ पे? वो शायद अंदर तैयार हो रही। तू देख, मैं यहाँ संभालता हूँ। संभाल। क्या हुआ माधुरी, अभी तक तैयार क्यों नहीं? राहुल, हम कुछ गलत तो नहीं करे ना? अरे यार, बाहर पंडित जी शादी की तैयारी करे, क्या ये सही गलत में पड़ी हो तुम? मैं वो नहीं कह रही हूँ, पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तुम पीछे हटी ना तो हमेशा के लिए एक दूसरे को खोना पड़ेगा।
हेलो विरार पुलिस स्टेशन। राधा दीदी माधुरी के चाचा चाचू और भाई राहुल को जान से मार देंगे। क्या? हाँ, वो माधुरी के साथ मंदिर में शादी कर रहा है। क्या कह रही हो? हाँ, मेरा बेटा भी उसके साथ है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। भाई साहब कुछ कीजिए ना। क्या हो रहा है ये? रवि क्या है रवि? राहुल, रवि क्या हुआ? सर ये लड़का मेरी बहन को भगाकर जबरदस्ती उसके साथ शादी कर रहा था। नहीं सर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते सर। रुकिए साहब, मेरी भतीजी अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। ये लड़का जबरदस्ती मेरी भतीजी के साथ शादी कर रहा है। बच्चा है साहब, अभी 21 का भी नहीं हुआ। अभी खुद इसकी शादी की उम्र नहीं है और 18 साल से छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। बच्चे लोग से गलती तो हो जाती ना साहब, और शादी हुई तो नहीं ना? हुई नहीं है, होने नहीं दी हमने सर। 18 साल से कम उम्र की लड़की को भगाने पर किडनैपिंग का चांस लगता है। प्लीज आप इस लड़के को अरेस्ट कर लीजिए। नहीं सर, पूछो ना माधुरी को, पूछो, वो खुद मुझसे शादी करना चाहते नहीं। बोलो माधुरी, बोलो। साहब ये डरा धमका के इसके साथ शादी कर रहा है। देखो ना कितनी डर गई है। वो मुझसे नहीं, आपसे डर रही थी, इसलिए मेरे पास आई। शाणे चुप रहे हैं, अभी बहुत हो गया। क्यों चुप बैठूं? आप बताओ ना, क्यों चुप? माधुरी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती थी? बोलो माधुरी, डरो मत, बोलो। साहब अगर ये खुद शादी करना चाहती तो कुछ तो बोलती थी ना। मैं बोल रही हूँ ना साहब, ये जबरदस्ती इससे शादी करना चाहता है। माधुरी बोलो, बिंदास बोलो। माधुरी मुझे जेल भिजवाना चाहती हो? माधुरी बोलो ना। 1 मिनट, चंदे लेके चलो उसको। माधुरी यार बोलो ना। साहब बात सुनो साहब। माधुरी तुमने बात सुनो, मुझे बताया था ना मेरे लिए कुछ भी करके। बता ना माधुरी, माधुरी इसका पता चलो। जब भूल को अपराध की शक्ल दे दी जाती है तो कानून के हाथ भी बन जाते हैं। राहुल पर माधुरी को भगाने और उसके साथ जबरदस्ती शादी करने का केस बना, लेकिन शादी कराने वाले पंडित और राहुल के दोस्त रवि के बयानों से राहुल का पक्ष थोड़ा मजबूत हुआ। लेकिन राहुल पर लगा आरोप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और राहुल की उम्र को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसे 6 महीने की साधारण सजा सुनाई। लेकिन राहुल के साथ साथ माधुरी भी कम सजा नहीं भुगत रही थी। आप रोज रोज मारोगे? मैं क्या कर लेगा तू? हाँ, तू भी अपनी भड़ास निकाल ले। भूलना नहीं, मैंने और तेरे चाचा ने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है। तेरे आई बाबा के मरने के बाद तुम दोनों रास्ते में भीख मांग रहे होते। बस कर। रोज रोज एक ही राग आलापा मत कर। माना कि माधुरी के पर निकला है, लेकिन मनोज तो मेरे कदम से कदम मिला के चल रहा है ना। हाँ। बेटा देख, तेरी काकी तेरे आई जैसी है ना, उसकी बात को बुरा नहीं मानने। नौकरी पे जाना है ना, जल्दी कर, जा, लेट हो रहा है ना। तू देख क्या रही है? जा भाई के लिए डब्बा बांध दे, जा। ए शूर्पणखा काकी, हाँ कितना हवा मार रही है, इधर दिमाग में भी हवा मार, ठंडा हो रहेगा। खुद की कोख में तो कभी बीज फूटा नहीं, तो दिमाग की टहनी भी टूट गई है क्या? अरे ये दोनों अपने बुढ़ापे का सहारा है, अपने बुढ़ापे की लाठी है।
तो अपने बुढ़ापे की लाठी पे कभी कभी तेल भी मल दिया कर। अरे समझ, माधुरी के साथ उसका भाई भी बगावत पे उतर आए तो क्या होगा? माँ जिंदा होती ना आज, काकी से ज्यादा मारती। माँ अगर जिंदा होती तो हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं होती। विश्वास तोड़ा है तूने मेरा। क्या कहा था मैंने? उस लड़के से दूर रहना। तू है, तुझे पता है कितने एहसान है काका काकी हमारे ऊपर, हाँ? और सिर्फ तेरी वजह से उन लोगों को बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो जान से मार दो मुझे, वैसे भी कौन सी बहन मानते हो? बहन ना मानता तुझे इतनी छूट ना देता मैं। और आज से बस हो गई उस रवि के बाप की नौकरी, वो ब्यूटी पार्लर वाली, बस। अरे मनोज बेटा, अरे ऐसी कड़वी बातें मत कर, नौकरी करने दे उसको। 2 पैसे कमाएगी तो उसकी ही शादी में काम आएंगे। और बेटा, तू भले ही हमें अपना माँ बाप मत मान, मगर हम तुझे अपनी बेटी ही मानते हैं। तुझे बांध के रखेंगे तो लोग हमें ताने देंगे। सगी माँ नहीं है, इसीलिए काका काकी ने इसे बांध के रखा। लेकिन अब छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है तू वापस जाके वही सब कर। हाँ, मानेगी ना मेरी बात? हाँ, अरे गुस्से में आके तेरी चाची कुछ भी बोल देती है तुझे। हाँ बेटा, अब तू ये सब नहीं करेगी ना? हाँ, माधुरी जब 7 साल की थी तो उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसके चाचा चाची उसकी जिंदगी के साथ साथ उसके माता पिता की संपत्ति के भी मालिक बन गए। माधुरी के भाई को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना लिया था, क्योंकि लड़का जो था। लेकिन माधुरी अनाथ बेटी होने की सजा भुगतती रही। चाचा चाची के एहसान को उतारने के लिए दोनों भाई बहन का भविष्य दांव पर लग गया। फर्क सिर्फ इतना था कि भाई ने कमाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और माधुरी ने पढ़ाई ना छूट जाए इसके लिए 17 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया। और इसी स्पा में नौकरी करते हुए माधुरी की राहुल से पहली मुलाकात हुई और देखते ही देखते 2 अजनबी दोस्त और फिर दोस्त से हमदर्द बन गए। तू जेल से निकल के कब बाहर आया? अरे तेरे को वापस जेल भेज देंगे। मनोज, राहुल दरवाजा खोल। माधुरी, राहुल, तुम कैसे? अरे राहुल, माधुरी। क्या सोच रही है? तुम्हें क्या लगा मेरा हाथ काट के उसी खून से तेरा मांग भरने आया हमने? अपना प्यार दिखाया तुम्हें। अरे जेल से निकल के ये तो पूरा क्रिमिनल हो गया। पहले माँ बाप को खोया, फिर भाई पराया हो गया और अब राहुल भी। माधुरी की जिंदगी बचपन से ही उसका इम्तिहान ले रही थी और जो चोट अब उसे मिलने वाली थी उसमें नफरत की इंतहा थी। सर, मैंने आज सुबह ही अपनी बहन माधुरी को कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आई है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। साहब, हमको लगता है वो लड़के ने माधुरी को गायब किया है। कौन लड़का? राहुल साहब, आपको याद है ना, 6 महीने पहले वो माधुरी से जबरदस्ती शादी करने वाला था। जेल से छूटने के बाद उसने तो माधुरी का जीना हराम कर दिया था। अगर वो लड़का माधुरी को इतना ही परेशान कर रहा था तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? साहब, अगर हम लोग पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते तो आप लोग माधुरी से सवाल जवाब करते थे। वो पहले ही बहुत सदमे में थी। सब बड़ी मुश्किल से वो पिछले हादसे से उभरी थी। पता नहीं उस राहुल ने हमारी माधुरी को कहाँ गायब करके रखा है। साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर आपके बेटे ने कुछ नहीं किया तो फिर वो है कहाँ? अपना फोन क्यों बंद कर रखा है उसने? साहब, यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। अब मुझे लगता है कि माधुरी के घर वालों ने राहुल के साथ कुछ किया है, इसलिए उन्होंने ये झूठी कंप्लेंट भी लिखवाई है। आपका बेटा माधुरी को परेशान करता था, उसी ने माधुरी को किडनैप किया। नहीं साहब, मैं मानता हूँ राहुल ने माधुरी को 1-2 बार बुरा भला कहा है, लेकिन सिर्फ कहा ही नहीं, उसने भरे बाजार में माधुरी का गला दबा के मारने की कोशिश भी की है।
साहब जान से मारने की कोशिश तो मेरे बेटे की भी हुई है। सर उसका बस चलता तो राहुल तो क्या, वो तो मुझे भी मार देता। बहुत ही डेंजर उसका भाई वो मनोज। वैसे जेल जाके तेरा दोस्त राहुल भी कम खतरनाक नहीं हुआ। मेरे बेटे राहुल को जेल भेजने का षड्यंत्र भी उन्हीं लोगों का था। मेरा बेटा माधुरी को पसंद करता था और माधुरी भी उसे प्यार करती थी सर, लेकिन माधुरी को उस दिन मंदिर में आप लोगों के सामने उन लोगों ने सच नहीं बोलने दिया। सर माधुरी का फोन कल सुबह 9:35 को उसके कॉलेज वाले एरिया में बंद हुआ और उस समय राहुल का फोन मीरा भाईंदर में ही एक्टिव था और उसके ठीक 20 मिनट बाद 9:55 को राहुल का फोन भी बंद हो गया और उस समय भी उसकी फोन लोकेशन मीरा भाईंदर की थी। मीरा भाईंदर और माधुरी के कॉलेज का डिस्टेंस कुछ ज्यादा नहीं है। शिंदे काम करते हैं, तुम मीरा भाईंदर जाओ, मैं माधुरी के कॉलेज जाता हूँ, शायद कोई क्लू मिले। सर देखो सोनलाल, सीधे तरीके से बता दो तुम्हारे बेटे ने माधुरी को कहाँ छुपा के रखा है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे छुपा के तुम लोगों ने रखा है माधुरी को और मेरे बेटे को भी गायब किया और झूठा इल्जाम लगा रहे मेरे पे। हैं? शुक्र मनाओ बच रखा है अभी तक, भी काट के फेंक देता, लाशें बिछी होती है यहाँ पर। और तू चमचा बनता है ना राहुल का, चमचा बनता है ना राहुल का, हाथ सामने आ। मेरे बेटे को बलि का प्रोग्राम करना, समझा? कुछ नहीं पता इसको। सारे फसाद की जड़ यही है, सारा किया धरा इसी का है, इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रहे। पता मेरा बेटा किधर है? कॉलर छोड़ दो। मेरा बेटा किधर है? कॉलर छोड़ो, मेरे पास ये मर पीछे। अरे समझाओ इसको। देख माधुरी चाहिए मेरे को। हाँ अब कौन बताएगा मुझे नहीं पता। देख देख बोला ना लोग। सर माधुरी तो कल कॉलेज आई नहीं थी। लेकिन माधुरी के भाई ने बोला कि उसने कल माधुरी को कॉलेज के सामने ही छोड़ा था। सर मैंने आज सुबह ही अपनी बहन माधुरी को कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद से वो घर वापस नहीं आई। सर अगर आई होती तो एक बार क्लास में तो आती, वो आई नहीं तो मैंने उसे कॉल भी किया पर उसका फोन कल सुबह से स्विच ऑफ आ रहा था। एक तरफ पुलिस राहुल के फोन की लास्ट लोकेशन पर माधुरी और राहुल की तलाश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज अथॉरिटीज ने यह भी कंफर्म किया कि जिस दिन माधुरी लापता हुई उस दिन वो कॉलेज में आई ही नहीं थी। साहब माधुरी का भाई लगभग रोज उसे गेट के बाहर छोड़ने आता है, लेकिन कल वो आए या नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। कल सुबह इसे कॉलेज के आसपास देखा था? नहीं सर। सर मुझे लगता है माधुरी का भाई झूठ बोल रहा है कि कल उसने कॉलेज के बाहर माधुरी को छोड़ा। लेकिन माधुरी का फोन तो कल यहीं पे बंद हुआ था ना, तो क्या फिर उसका भाई उसका फोन लेकर यहाँ आया था? कॉलेज के एंट्रेंस पे भी कोई सीसीटीवी नहीं है। इस केस को अगर सॉल्व करना है तो हमारे लिए किसी लीड का मिलना बहुत जरूरी है। प्रशांत जी सर। सामने मार्केट है, पता करो अगर यहाँ कोई सीसीटीवी हो तो उसकी फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। जी सर। बाइक तो ये राहुल की है और टायर के निशान देख के तो लगता है कि शायद एक्सीडेंट हुआ है। एक काम करो सिंह, आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स हैं समय पता करो, शायद कुछ पता चला है। सर राहुल की कोई खबर नहीं मिली, ना तो किसी हॉस्पिटल और ना ही किसी क्लिनिक में उसे देखा गया। सर मार्केट के सीसीटीवी में माधुरी कैप्चर हुई थी, ये उसकी फुटेज। ये लड़की जो आ रही माधुरी ही है, हाथ में मोबाइल भी है। शिंदे ये फुटेज 9:36 की है और माधुरी का फोन बंद हुआ 9:35 पे। मतलब साफ है, माधुरी के भाई ने माधुरी को कॉलेज पे छोड़ा, भाई के जाने के बाद माधुरी ने अपना फोन बंद किया और कॉलेज जाने के बजाय ऑटो पकड़कर कहीं चली गई। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि माधुरी यहाँ से सीधे मीरा भाईंदर गई और वहां पे राहुल ने उसकी जान लेने की कोशिश की? सर राहुल पे अटैक और उसके गायब होने में कहीं माधुरी का हाथ तो नहीं? इस लड़की को देखकर ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी इस ऑटो वाले का पता करो, इससे पूछताछ करते हैं कि इसने माधुरी को छोड़ा कहाँ था। सर नहीं साहब, ध्यान नहीं आ रहा ये लड़की कब मेरी ऑटो में बैठी। अब देखो ध्यान से। हाँ साहब याद आया, ऑटो में बैठते ही इसने अपना चेहरा चुन्नी से ढक लिया था साहब, बहुत जल्दी में थी साहब। कुछ याद है तुमने उसे कहाँ छोड़ा था? हाँ साहब शांतिनगर। शांतिनगर में जिस एरिया में उसको तुमने छोड़ा था उसके बाद वो किसी से मिली थी? साहब उसने मेरे पैसे दिए और मैं वहाँ से निकल गया, उसके बाद वो कहाँ गई किससे मिली मुझे नहीं पता साहब। जहाँ उसे छोड़ा था वो जगह कांस्टेबल को दिखा दो। ठीक है सर।
अब एक बात तो साफ है, माधुरी ने उस दिन कॉलेज जानबूझकर छोड़ा था। उसके बाद उसने अपना फोन बंद किया और मीरा रोड के शांति नगर इलाके में चली गई। शांति नगर का इलाका माधुरी के कॉलेज से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे है। इसका मतलब वो वहां 10 से 10:15 के बीच पहुंची। इधर राहुल का फोन 9:55 पे मीरा भयंदर में बंद हुआ। मीरा भयंदर शांति नगर से कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों इकट्ठा होकर कहीं भाग गए हों? सर, माधुरी के घर वालों और उसके फ्रेंड्स ने बोला था कि राहुल माधुरी से नफरत करने लगा था और उसने उसकी जान लेने की कोशिश भी की थी। वो मैं बोल तुम्हारी वजह से मुझे जेल जानी पड़ी। हो सकता है ये उनका कोई नाटक हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शुरू से लगता है कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। घर वालों के दबाव के कारण उसने राहुल को सपोर्ट नहीं किया। पहले उनकी उम्र शादी के लायक नहीं थी, लेकिन अब वो कानूनन पति पत्नी हो सकते हैं। लेकिन सर, राहुल की बाइक का मीरा भाईंदर में मिलना कहीं उनका अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकने का कोई प्लान तो नहीं है? हो सकता है, लेकिन उनके इस गायब होने के चक्कर को समझने के लिए हमें घर वालों को भी समझना होगा। सब माधुरी से धोखा खाने के बाद वो टूट सा गया था। उसे शराब भी पीनी शुरू कर दी थी। माधुरी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा उसे भगा कर ले गया। प्यार में नहीं तो शायद नफरत में, लेकिन माधुरी के गायब होने में आपके बेटे राहुल का हाथ हो सकता है। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है साहब। मुझे तो लगता है कि मेरे बेटे के गायब होने में माधुरी और उसके घर वालों का हाथ है। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। साहब, मेरे को पक्का यकीन है माधुरी से दुश्मनी निकालने के लिए उस लड़के ने उसको गायब किया है। और रही बात प्यार की, तो वो पहले से ही उससे जबरदस्ती शादी कर रहा था। अरे जब से जेल से छूट के आया है, हाथ धो के माधुरी के पीछे पड़ा है। पीछे तो माधुरी का भाई भी राहुल के पड़ा था। क्यों मनोज, खून बहुत गर्म है तेरा? सर, खून गर्म है, लेकिन मैं राहुल की तरह क्रिमिनल नहीं हूँ। तो फिर राहुल के बाप को चाकू क्यों दिखा रहा था? सर, इसलिए दिखाया था क्योंकि उसको पता था कि माधुरी कहाँ पर है। वो बता नहीं रहे थे। हो सकता है तू सब जानता हो। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? अभी सिर्फ शक कर रहे हैं। अगर पता चला कि तूने कोई कांड किया है तो सारी गर्मी उतार देंगे। सर, बहन मेरी गायब है और आपको लग रहा है मैंने राहुल को गायब कर दिया। हो सकता है अपनी बहन माधुरी को भी तूने ही गायब किया हो। सर, मैं अपनी बहन को गायब करूंगा। उसका जीना आराम राहुल ने कर रखा था। अगर आपको सच पता करना है, आप राहुल को ढूंढिए, आपको सब सच पता चल जाएगा। सर, हमने शांति नगर में काफी पूछताछ की, लेकिन ना तो माधुरी का कोई लीड मिला और ना ही राहुल का। मैंने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए। सर, राहुल जब से जेल से छूटा है, माधुरी ने राहुल को कोई कॉल नहीं किया, बल्कि राहुल ने ही माधुरी को कॉल किया। और ये कॉल सिर्फ 10-10, 15-15 सेकंड के हुए हैं। सर, कहीं राहुल ने ये कॉल माधुरी को परेशान करने के लिए तो नहीं किए? सर, हो सकता है कि राहुल ने अपने एक्सीडेंट का ड्रामा क्रिएट किया और माधुरी को किडनैप करके कहीं पे रख दिया हो। एक काम करते हैं, ये राहुल और माधुरी के मिसिंग होने की खबर सभी न्यूज़पेपर्स में छपाते हैं। कोई तो होगा जिसने इन दोनों को देखा हो। सर, अगर आप राहुल के कहने पे माधुरी के चाचा चाची से उसका पहले ही हाथ मांग लेते तो ना राहुल जेल जाता और ना इस तरह से आज गायब होता। हर जगह थू थू हो रही है। इस बार पता चला ना कि वो लड़का माधुरी को लेके भागा है, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। एक तरफ राहुल और माधुरी के घर वाले कभी अपने आप को तो कभी अपने बच्चों को कोस रहे थे, वहीं माधुरी की इस बदहाली से अनजान पुलिस को राहुल के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली। आप ही ने फोन किया था? हाँ सर, मैंने किया था। सर, ये लड़का
कल रात से हमारे लॉज में ही रुका हुआ है, रूम नंबर 203। पकड़ो सर। सर कहाँ है माधुरी? सर मुझे नहीं मालूम। तू यहाँ छुपा बैठा है तो जरूर तूने माधुरी को कहीं छुपा के रखा होगा। नहीं सर, मैंने नहीं छुपाया उसे। तो फिर यहाँ क्यों छुप के बैठा हुआ है? सर मुझे किसी ने किडनैप किया। कहानी मत बना, साफ साफ बोल। सर मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, सच में मुझ पे हमला हुआ था मेरा भाईंजा रोड पे सर। सर वो आदमी मुझे मार के गाड़ने वाला था सर। कौन आदमी? वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। हेलो, हाँ ठीक है। हाथ से गलती से खून हो गया सर। सर ये देखिए गाड़ी, इसी गाड़ी से धक्का मारा था मुझे। ये देखिए। सर यही आदमी था वो। सर मुझे होश आया तो ये सर ना इसके पॉकेट में कुछ मिला है ना इसकी गाड़ी में, जिससे इसकी पहचान हो सके। शिंदे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर तू वाकई ये नहीं जानता कि कौन है, या फिर कुछ छुपा रहा है हमसे, या फिर ये भी तेरे प्लान का कोई हिस्सा है? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं प्लान किया सर, मैं सच में नहीं जानता इससे। अगर राहुल सच बोल रहा है तो जरूर उसे किडनैप करने वाला आदमी अकेला नहीं रहा होगा, कोई और भी उसके साथ रहा होगा, जो राहुल के भागने के बाद अपने पार्टनर का सारा सामान लेके भाग गया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। लेकिन सर वो गाड़ी क्यों छोड़ गया? हो सकता है वो गाड़ी चोरी की हो, पता करो किसके नाम रजिस्टर्ड है। ओके सर। माधुरी के अचानक गायब होने के पीछे अब भी राहुल को सस्पेक्ट माना जा रहा था, जबकि राहुल खुद किसी के अपराध का शिकार होने का दावा कर रहा था, और वो ये भी मान रहा था कि उसके हाथों उस अनजान शख्स की हत्या हुई है जिसने उसे किडनैप किया था। पेशी के दौरान अदालत ने पुलिस को जल्द से जल्द उस शख्स की पहचान पता करने का आदेश दिया और फिलहाल राहुल को जमानत पर रिहा करने की मंजूरी दे दी, लेकिन राहुल का भविष्य अब भी ताक पर था। सच बता बेटा, माधुरी के साथ तूने तो कुछ गलत नहीं किया ना? सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो गाड़ी चोरी की निकली। माधुरी और राहुल के गायब होने से एक दिन पहले इस गाड़ी के चोरी होने की एफआईआर दर्ज हुई थी, ये देखिए सर। और ये गाड़ी अंधेरी के किसी सिद्धार्थ शुक्ला की है। मैंने चेक किया, सिद्धार्थ शुक्ला का ना तो माधुरी से कोई कनेक्शन हो ना ही राहुल से। तो फिर ये लाश जो हमें मिली थी, इसकी कोई पहचान हुई? सर मैंने माधुरी और राहुल दोनों के कॉल रिकॉर्ड दोबारा चेक किए, लेकिन ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया जिससे इस आदमी की पहचान का कोई लीड मिले। ये माधुरी के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, माधुरी के पड़ोसी रिश्तेदार सबसे पूछताछ करते हैं, शायद कोई लीड मिले। सर माधुरी राहुल से बहुत प्यार करती थी, वो तो अपने चाचा चाची और भाई की वजह से उसके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रही थी। सर माधुरी के घर वालों ने उसका कभी भला नहीं चाहा, वो यहाँ से जो कुछ भी कमा कर जाती थी उसकी चाची हड़प लेती थी। आपको क्या लगता है राहुल की किडनैपिंग और माधुरी के गायब होने में माधुरी के चाचा चाची का ही हाथ है? सर वो लोग बुरे तो है, लेकिन उन्होंने कुछ किया भी है या नहीं ये बता नहीं सकते। और आपको मिस्टर मनीष, आपको क्या लगता है? सर मैं तो अपने अड़ोस पड़ोस में कम ही घुलता मिलता हूँ, अब कौन भला है कौन बुरा है मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं सर। इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। आपने कभी देखा हो माधुरी के चाचा चाची या और किसी के साथ? नहीं सर। नहीं सर, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन राहुल जरूर जानता होगा इसे। उसने खून किया इसका, तो पता नहीं मेरी बहन के साथ उसने क्या किया होगा। सर प्लीज आप उसका भरोसा मत कीजिए, उसी ने माधुरी को कहीं छुपा के रखा है। साहब भले ही हम माधुरी के आई बाबा नहीं हैं, पर इतना भी गए गुजरे नहीं है जितना आप समझ रहे हो।
अगर हमने ऐसा सोचा ना तो कीड़े पड़े हम में। कीड़े पड़े ना पड़े, हमारे डंडे जरूर पड़ेंगे अगर तुमने जो भी किया है सब सच सच नहीं बोला तो। सच ही बता रहा हूँ साहब। तो फिर इस आदमी को भी नहीं जानते तुम? मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैं इसे नहीं जानती। इतना तो जानती है ना कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। भले ही उसकी उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन उस वक्त राहुल के साथ वो अपनी मर्जी से भागना चाहती थी। हाँ भागी थी साहब, लेकिन वो राहुल से प्यार नहीं करती थी। लेकिन तेरी बीवी कह रही है कि माधुरी राहुल से प्यार करती थी। बोल, सच है ना ये? बोल। हाँ साहब, माधुरी और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने उसके चाचा को बोला भी कि इनकी शादी करा दो, लेकिन वो नहीं माने। नहीं साहब, मेरी बीवी खुद नहीं चाहती थी कि माधुरी राहुल से प्यार करे। क्यों? माधुरी के लिए कोई और पसंद कर रखा था या फिर उसे बेच दिया? साहब मैंने कुछ नहीं किया है माधुरी के साथ। सर, मैंने माधुरी के चाचा चाची और मनोज के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई सस्पिशियस नंबर सामने नहीं आया जिससे उस आदमी की पहचान हो सके जिसकी लाश हमें मिली थी। सर, ये मिलना चाह रही है आपसे। आने दो इन्हें, आइए। सर, आपने उस दिन जो फोटो दिखाई थी, इस आदमी को पहचानते हैं? उस आदमी को मैंने अपने पति के साथ देखा था, लेकिन उस दिन उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई। माया जी, इस आदमी ने राहुल को किडनैप किया था। क्या आप बता सकती हैं आपके पति का राहुल को किडनैप कराने में क्या मोटिव हो सकता है? राहुल का तो पता नहीं सर, पर उनकी माधुरी पर बुरी नजर थी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? तुम भी इसको सही मान रही हो? चुप रहो तुम, ये पहली लड़की नहीं है, और भी बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेंट की है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। माया जी, इस आदमी को अपने पति के साथ आपने आखिरी बार कब देखा था? अभी कुछ ही दिन पहले, जिस दिन हमारे घर पे सत्यनारायण की पूजा थी। सर, मैंने कुछ नहीं किया माधुरी के साथ। सर, जिस दिन वो गायब हुई मैं पूरा टाइम अपने पार्लर में ही था। लेकिन तूने इस आदमी को माधुरी को किडनैप करवाने के लिए भेजा। बोल, कहाँ है माधुरी? ना तो मैं जानता हूँ कि माधुरी कहाँ है और ना ही इस आदमी को जानता हूँ सर। लेकिन तेरी बीवी ने तुझे इस आदमी के साथ देखा था। सर, वो झूठ बोल रही है। सर, वो छुटकारा पाना चाहती है मुझसे ताकि मेरी दुकान हड़प ले, और सर इसलिए फंसा रही है मेरे को। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उस आदमी को अपने पति मनीष के साथ देखा था। सर, बहुत तोड़ने के बाद भी मनीष यही बोल रहा है कि वो उस आदमी को नहीं जानता। इसकी बीवी माया कुछ और बोल रही है और ये मनीष कुछ और। एक काम करो शिंदे, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सब निकालो। शायद एक मिनट सर। हेलो, क्या? आप सुबह से बहुत ही स्मेल आ रहा है इस फ्लैट में। किसका फ्लैट है? साहब, ये दिवाकर सिंह का फ्लैट है और वो आउट ऑफ स्टेशन रहता है। वो इस फ्लैट को भाड़े पे दे रखा है और जब देखिए तब ताला लगा रहता है सर यहाँ पे। सर बोल। सर, मैंने माधुरी को नहीं मारा है सर, ना कोई फ्लैट किराए पे लिया सर। ये रेंट एग्रीमेंट, तेरी फोटो और तेरी सिग्नेचर है। पूरे 1 साल का किराया तूने एडवांस में दे रखा था। अब ये मत बोलना कि ये पेपर्स फेक है, क्योंकि तेरे फ्लैट ओनर और ब्रोकर दोनों का यही कहना है कि उन्होंने फ्लैट तुझे ही किराए पे दे रखा था। वो फ्लैट मैंने 6 महीने पहले लिया था सर, उसके बाद मैं वहां गया ही नहीं सर। नई कहानी सुना रहा है हमें, हैं? सच सच बोल। सर, मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर, माधुरी से शादी करने का प्लान करने से 6 महीने पहले मैं फ्लैट किराए पे लिया था सर। आओ, ये हमारा हॉल, यहाँ सामने से एक बहुत बढ़िया व्यू दिखता है ना? आजा आजा। ये किचन और ये रहा हमारा बेडरूम। कैसा है? बहुत अच्छा है। तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अगर तूने माधुरी को नहीं मारा तो फिर उसकी लाश तेरे उस फ्लैट में कैसे मिली? सर, जेल जाने के बाद मैं भूल ही गया वो फ्लैट मैंने किराए पे लिया था। उसके बाद मैं गया ही नहीं वहां पे। लेकिन सर, उस फ्लैट की चाबी माधुरी के पास थी। शायद होगा उसकी जिंदगी में और कोई, इसलिए मुझे छोड़ा। जाती होगी वो उस फ्लैट पे। पुलिस हम पे शक कर रही थी,
और जिसने माधुरी का मर्डर किया वो तो जेल से बाहर भी आ गया। अरे राहुल के पिताजी ने उसकी जमानत भी की। तू यहाँ कुड़ रहा है और माधुरी का हत्यारा घर में चैन से बैठा है। सर, माधुरी की फोन लोकेशन और बिल्डिंग वालों के बयान से साफ है कि राहुल के जेल जाने के बाद से माधुरी इस फ्लैट में आ जा रही थी। तो हो सकता है राहुल का शक सही हो कि माधुरी का किसी और के साथ अफेयर था। उसकी लाश भी तो हमें दुल्हन के जोड़े में मिली थी। लेकिन सर, माधुरी के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर सामने नहीं आया जिससे पता चले कि माधुरी का किसी और के साथ भी अफेयर था। ये सोसाइटी के बाकी फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, पूछताछ में आखिरकार उस शख्स का चेहरा सामने आ गया जो माधुरी ही नहीं बल्कि राहुल के साथ हुए अपराध का भी मुख्य आरोपी था। राहुल, बाहर निकल। क्या है? राहुल किधर? राहुल, अरे बात क्या हो तो बोलो। मैं बाहर निकल। क्या चिल्ला रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या तुझा? प्रॉब्लम क्या? मैंने नहीं खून किया उसका। मुझे नफरत हो गई थी उससे, लेकिन मैं प्यार करता था उससे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हमारे मित्र ने कुछ नहीं किया सर। प्यार करता था माधुरी से। उसकी जॉब मेरे पापा की ब्यूटी पार्लर में लगवाई, इतनी हेल्प की उसकी, लेकिन उसे मेरा दोस्त राहुल पसंद आया। जब वो दोनों भागकर शादी करने वाले थे तो मैंने ही उसके घर वालों को कॉल करके सब बताया था। आप लोगों को मैंने ही कॉल किया था। राहुल के जेल जाने के बाद वो उस फ्लैट में जाती थी। वो सोचती थी कि राहुल जब जेल से वापस आएगा तो सब कुछ फिर से ठीक कर लेगी, लेकिन राहुल उससे नफरत करने लगा था। मैं माधुरी को झूठा दिलासा देने लगा कि मैं कैसे भी करके राहुल को उसकी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगा। और एक दिन मैंने उससे झूठ बोला। माधुरी, बोलो, क्यों बुलाया? माधुरी, राहुल मान गया है, वो तुझसे शादी करना चाहता है। कल सुबह तू उसी फ्लैट में आ जाना। और हाँ, किसी से कुछ मत करना। और सुन, दुल्हन की ड्रेस में आना, उसको अच्छा लगेगा। वो सच में मान गया? हाँ। एक तरफ मैंने माधुरी को उस फ्लैट में बुलाया, दूसरी तरफ मैंने राहुल को किडनैप करवा लिया। रवि, तुम अकेले आए हो? राहुल कहाँ है? राहुल अब नहीं आएगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ जो 1 साल पहले कहना चाहता था, लेकिन तुम मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं। मैं राहुल को अपने रास्ते से हटा देना चाहता था ताकि माधुरी के पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। मैंने अपने आदमी को कॉल किया राहुल का मर्डर करने के लिए। सर जो सच था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एक मिनट सर। हाँ बोलो। क्या? पीछे हट, पीछे खून लगा इसमें। राहुल कहाँ है राहुल? अपने खोखले अहम में तुमने इन दो मासूम प्यार करने वालों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। प्यार को कायदा समझकर पढ़ने वाले अक्सर ये समझने से चूक जाते हैं कि किसी को ठीक से पढ़े बिना दोस्त समझ लेना हमारी भूल भी हो सकती है, लेकिन जिसे एक बार ठीक से पढ़ लिया उसकी एक भूल को गुनाह मानकर दुश्मन समझ बैठना भी हमारी भूल हो सकती है। मेरी बच्ची, सुनिए प्लीज दरवाजा खोलिए, ऐसा मत कीजिए, आपके पाँव पड़ती है, मुझे अंदर आने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरी बेटी से दूर मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। अरे वहाँ जाइए, आगे ले क्या? चलो अंदर। पूरा सही। अरे अंदर चलो, चलो। तुम कैसे बातें कर रहे हो उसको? मतलब सर मेरे पार्लर में चोरी हुई है, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। क्या चोरी हुआ? यही 60,000 रुपये। कब चोरी हुई? सर 2 दिन पहले। चोरी 2 दिन पहले हुई और आप आज आए हो कंप्लेंट करने के लिए?
एक्चुअली सर, जिस दिन मेरे कैश ड्रॉअर से पैसे गायब हुए तो मुझे लगा ये मेरी एम्प्लॉय की हरकत है, और मैंने उन्हें वार्न भी किया कि जिस किसी ने भी ये चोरी की है, अगर वो मुझे पैसे लाकर वापस दे देगा तो मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूँगी। और सर, किसी ने एडमिट नहीं किया, और जिस दिन चोरी हुई उस दिन से मेरी एक एम्प्लॉय भी गायब है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी उसी ने की होगी। क्या नाम है उस एम्प्लॉय का? जी, श्रुति जादव। जिंदगी कभी रेगिस्तान में दिखने वाले पानी की तरह से होती है। तड़पती धूप में प्यास बुझाने का भ्रम देती है। आंखों देखा सच छलावा और कानों सुनी बात भी कई अर्थ लिए रहती है, और कई बार ये सच और झूठ के बीच की पराकाष्ठा साबित होती है। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान एक ऐसी चीज है जिसे भगवान भी नहीं समझ सकता। इस केस में यह तय करना मुश्किल था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या वाकई मजबूर दिखने वाली श्रुति गुनहगार थी, चोर थी, या वो खुद किसी अनहोनी से जूझ रही थी? सर, सलमा शेख का जो आपने नंबर दिया था वो किसी श्रुति जादव के नाम पे रजिस्टर है, और ये नंबर सर पिछले 3 दिन से बंद है। फोन कंपनी से उसका एड्रेस मिला? हाँ सर, ये रहा। क्या श्रुति ने पैसे चुराए? साहब, हमको इन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए कि हमें ऐसा। ए प्रकाश, तुझे कुछ पता है क्या इन पैसों के बारे में? नहीं गाई, मैं नहीं मालूम साहब। श्रुति कहाँ है? बुलाओ उसे। वो 2 दिन से घर नहीं लौटी साहब। इसका मतलब वो गायब है। तो तुम लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन में? जो औरत अपनी 8 साल की बेटी को छोड़कर भाग जाए, उसकी खबर तक ना ले, उसकी क्या कंप्लेंट करे साहब? मुझे तो तरस आता है उस बच्ची पर। रिया हो, क्या नसीब लेके पैदा हुई है कि ऐसी श्रुति जैसी माँ मिली उसे। आप लोगों ने पता नहीं करवाया? शायद वो अपने मायके चली गई होगी। नहीं साहब, मायके नहीं है। कौन मायके में? कोई नहीं है। हाँ, उसका एक सगा भाई है, पर नशेड़ी है साहब। क्या नाम है उसके भाई का? भाई का नाम अरे वसंत। वसंत शिंदे साहब। नंबर दो उसका। तुझे है हम रखते हैं। तावड़े, फोन लाऊं लगा जरा। नहीं सर, स्विच ऑफ है फोन। उसकी बेटी कहाँ है? रिया अभी सोई है रे प्रकाश। साहब, वो अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी, मुश्किल से सोई है वो अभी। सर, श्रुति बहुत ही सीधी सादी लड़की है, अकेले ही कमाती है, सबका पेट पालती है, फिर भी ये लोग ना इसे मारते पीटते रहते हैं साहब। श्रुति बहुत रोई थी, बेचारी अपनी बच्ची को लेने आई थी। हम लोगों ने जिन लोगों के साथ बात की, सभी का यही कहना है कि श्रुति बहुत अच्छी इंसान थी, फिर उसकी किसी ने मदद क्यों नहीं की? ये जादव फैमिली की वजह से। ये लोग बहुत नीच हैं सर, इन लोगों के मुंह कोई भी नहीं लगता। हम क्या कर सकते थे सर? अरे साहब, ये मोहल्ले वाले तो जहर उगलेंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि आपको बिना बताए श्रुति कहीं चली गई? लगता है क्या साहब? गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वो यूनिसेक्स पार्लर में काम करती थी, वहाँ पे मेल क्लाइंट आते, पैसे वाले आते हैं ना क्लाइंट, उसी का हाथ पकड़ के भाग गई होगी। सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो या किसी आदमी को जानते भी हो? साहब, नाम नहीं मालूम, पर गारंटी के साथ बोलता हूँ। वो सलून की ओनर है ना, उसके पति को पटाया होगा। कितनी बार मैंने आंखों से देखा इसे इधर छोड़ते हुए। रात को छोड़ने आता था। बट मुझे नहीं लगता कि ये केस सिर्फ 60,000 की चोरी का है। श्रुति को पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने चोरी की, या पैसों का इंतजाम कर रही थी। लेकिन ये बात भी अजीब है कि इतने दिन हो गया उसके ससुराल वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं की। सर, ये भी तो हो सकता है कि वाकई में श्रुति का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा हो, और उस आदमी ने रिया को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, और इसीलिए श्रुति ने रिया को छोड़ दिया हो। लेकिन ऐसी सूरत में भी वो फोन क्यों स्विच ऑफ करेगी और गायब क्यों होगी? मुझे लगता है कि इन सारे सवालों का जवाब हमें उस सैलून से मिलेगा जहां वो काम करती थी। सर, श्रुति बहुत ही डिसेंट लड़की है, वो अपने काम से काम रखने वालों में से है। कल छुट्टी है, हम सब मिलकर रात को पार्टी कर रहे हैं। श्रुति, तुम भी आओ ना, आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
सॉरी, मैं नहीं आ सकती। मुझे ना मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना है। वो क्या है कि सारा दिन बहुत मिस करती रहती है मुझे। श्रुति के हस्बैंड का कहना है कि आपकी बॉस सलमा के हस्बैंड के साथ उसका अफेयर चल रहा था। वो उसे घर भी छोड़ने जाया करते थे। क्या ये सच है? क्या? इम्पॉसिबल सर, हमारे सर बहुत ही अच्छे हैं। पूरे स्टाफ में अगर किसी लड़की की तबीयत खराब होती है या घर जाने को लेट होता है तो सर खुद उसे ड्रॉप करते हैं। सर मुझे भी 2-3 बार उन्होंने घर ड्रॉप किया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा उनके साथ अफेयर चल रहा है। इसका मतलब है कि श्रुति को घर ड्रॉप किया था? सर 1 नहीं 3-3 बार, और उस वक्त श्रुति मेरे साथ ही होती थी। पहले उसका घर आता था, इसके लिए सर उसे ड्रॉप करते थे और उसके बाद मुझे भी छोड़ते थे। सब श्रुति बेचारी हमेशा अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में ही सोचती रहती थी। सर उसके ससुराल वाले ना एकदम जानवर टाइप के लोग थे। अक्सर उसके फेस और बॉडी पे चोट के निशान रहते थे। उसके घर वाले उसे बहुत मारते थे, इवन उसका हस्बैंड भी। लेकिन श्रुति कभी शिकायत नहीं करती थी। उससे कभी कहा कि उसे पैसों की जरूरत है या कभी किसी तरह की मदद मांगी? कभी नहीं सर। इनफैक्ट मुझे तो लगता था उसकी हालत भी टाइट थी काफी। मैंने उससे कई बार पूछा भी था, श्रुति अगर कभी कुछ पैसे की या कोई भी जरूरत होगी तो प्लीज मुझे जरूर बताना। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो मुझे ही ठीक करना है। बट मुझे नहीं लगता कि श्रुति जैसी ईमानदार, मेहनती और हालात का सामना करने वाली लड़की चोरी कर सकती है। इस चोरी का सच कुछ और ही है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। आखिर श्रुति कहाँ थी, किन हालात में थी? क्या उसने वाकई चोरी की थी या वो खुद किसी खतरे का सामना कर रही थी? क्या सचमुच किसी के प्रेम में पड़कर उसने अपनी बेटी को त्याग दिया था, या फिर आज भी अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद लिए वो पैसों का इंतजाम कर रही थी? क्या रिया को माँ का प्यार वापस मिलने वाला था, या ममता का आंचल उसे छोड़ चुका था? क्या वो आंचल गुनाह के दाग के साथ था, या फिर किसी अनहोनी से तार तार हो चुका था, क्या फिर होने वाला था? श्रुति से चोरी वाले पैसे छीने ना तूने? क्या क्या उसके साथ? कहाँ है वो? क्या कहा है वो? ज्यादा दिमाग मत चला। मुझे तो लगता है वो पैसों के चक्कर में तूने और बाबा ने कुछ किया उसको, और मुझे फंसाना चाहते हो। मैं फंसने वाला नहीं हूँ, ध्यान से सुन ले। सर इस हार्ड डिस्क में चोरी से टाइम से लेकर नेक्स्ट डे तक की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई है। इसका रीज़न ये हो सकता है सर कि किसी ने सीसीटीवी डीवीआर की पावर ही कट कर दी होगी। बट सलमा उसके हस्बैंड को मेहमान नवाजी के लिए बुलाओ। बताती हूँ, सब सच सच बताती हूँ। एक्चुअली मैंने ही श्रुति को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए अपने कैश ड्रॉअर से पैसे निकाले थे। क्यों? क्योंकि मुझे शक था कि श्रुति मेरे पति पर डोरे डाल रही है। ये क्या बकवास कर रही हो सलमा? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अरे लानत है तुम पर। आप अपने शक की प्रॉब्लम इनसे बात करके सुलझा सकती थी, लेकिन आपकी इस हरकत ने न सिर्फ एक मासूम को बदनाम किया बल्कि उसे मुसीबत में भी डाल दिया। और आपने सिर्फ उसे मुसीबत में नहीं डाला है, खुद को भी डाला है, क्योंकि फॉल्स कंप्लेंट करना एक क्राइम है जिसकी सजा आपको मिलेगी। मैडम लेके जाइए इन्हें। चलो उठो। जिस श्रुति को हम अपराधी समझ रहे थे वो बेचारी तो खुद एक विक्टिम है। सलमा ने, श्रुति के ससुराल वाले ने, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड ने हमेशा हमसे झूठ ही बोला। एक काम करो, इन तीनों को उठाओ। अब हम बताते हैं कि सच कैसे उगलवाया जाता है। झूठ पे झूठ बोला है तुम लोगों ने। सच सच बताओ, क्या किया उसके साथ? कहाँ है वो और क्यों किया ये? झूठी कहानी जो उसे बहुत अकेले छोड़ने के लिए आता था, जबकि गाड़ी में दूसरी भी लड़की होती थी। और तुम लोग, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए उससे मांगा करते थे, और वो ना दे पाई इसलिए तुम लोगों ने उसे गायब कर दिया। क्या मार डाला? मारा मत, सच बोल रहा हूँ। घर में अकेले औरत कमा रही थी सब। हाँ, अगर वो नहीं होगी तो खाने पीने के वांदे हो जाते हमारे साथ। क्यों, आप ही बताओ। उसको गायब करके, उसे मार के हमारा क्या फायदा था? सब हम सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना शहर से बाहर जाने की कोशिश तक मत करना। नहीं जाना, इकडे तो सुना, इकडे
श्रुति ने कोई चोरी नहीं की जिसकी वजह से हमें लगा था कि वो छुप रही है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी साबित नहीं हुआ। फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था? सर वहीं पर एक आनंद नगर है, लास्ट लोकेशन वहीं का दिखाई दे रहा है। आनंद नगर? सर मैं आनंद नगर के करीब ही रहता हूँ। आनंद नगर में ज़्यादातर वकील लोग रहते हैं। बट कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने तलाक के बारे में सोच रही हो और इसी सिलसिले में किसी वकील से कंसल्ट करने के लिए गई? उसकी तस्वीर दिखाओ और पता करो किससे मिलने के लिए गई थी, क्योंकि अगर वो वहाँ गई होगी तो किसी ने तो देखा होगा उसे। ओके सर। हेलो सर। हाँ सर, काट कर कहीं फेंक दिया ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। सर ये पर्स मिला है और जिसमें सलमा के सलून का ये आईडी कार्ड मिला है। इस पर श्रुति जादव का नाम लिखा हुआ है। और कुछ मिला? नहीं सर। तावड़े सर, फिर आसपास देखो तो मर्डर वेपन मिलता है क्या? ओके सर। आई पता नहीं कहाँ चली गई हमारी श्रुति। देवा, श्रुति जीवंत आंसू देते ही बाबा। ये रोने धोने का नाटक बंद करो और ये आइडेंटिटी कार्ड तो श्रुति का है, लेकिन ये पर्स और बाकी सामान देखकर बताओ कि ये भी श्रुति का है या किसी और का है। उसकी पर्स भी दे दो। साहब ये पर्स श्रुति का है। पर्स श्रुति का है, लेकिन कपड़े श्रुति के नहीं। नहीं सर, ये श्रुति की बॉडी नहीं है। क्यों? सर क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे हमेशा चोट के निशान देते थे और ये पॉसिबल ही नहीं है कि श्रुति के बॉडी पे चोट के निशान ना हो। पुलिस श्रुति की तलाश कर रही थी कि तभी उन्हें एक सरकटी अनजान लाश मिली जिसके पास श्रुति का आईडी था, लेकिन श्रुति के ससुराल वाले और उसके साथ काम करने वाले भी यकीन से नहीं कह पाए कि वो श्रुति ही है। तो आखिर कौन थी ये लड़की? क्या ये श्रुति थी या कोई और थी? और वहां श्रुति का पर्स कैसे पहुंचा? क्या श्रुति का इससे कोई संबंध था? क्या इसका खून श्रुति ने किया था या फिर किसी ने श्रुति का भी खून कर दिया था? और अगर श्रुति जिंदा थी तो आखिर थी कहां? पुलिस को किसी भी नतीजे पर पहुंचने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही थी और इसी बीच श्रुति के भाई वसंत का फोन ऑन हुआ और पुलिस ने उसे शिनाख्त के लिए बुलवाया। वो श्रुति की लाश नहीं है साहब। तुझे कैसे पता कि श्रुति की लाश नहीं है? साहब बचपन में उसके पैर में कांच गड़ा था, उसका निशान है अभी भी। वो लाश पे वो निशान नहीं था साहब। वो मेरी ताई नहीं हो सकती साहब। मेरे ताई को ढूंढो साहब, ढूंढो, नहीं तो मेरा क्या होगा साहब? वही मेरा सब खर्चा उठाती है। कैसा भाव है रे तू? हाँ, तेरी बहन गायब है और तेरे को खर्चे की पड़ी है। चलिए बता कि उसके साथ आखिरी टाइम कब बात हुई थी? साहब वो मैं ठीक से बोल नहीं सकता, पर साहब 4-5 दिन पहले हुई थी हमारी बात। बाबा मुझे कहीं से भी ना 50,000 रुपए लाके दे दे, मैं तुझे वापस कर दूंगी ना। देख मैंने तेरी इतनी मदद की है, तू इतनी मदद कर सकता है ना मेरी। मैंने अगर पैसे नहीं दिए ना इनको तो वो मुझे बच्चे से मिलने तक नहीं देंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दे। हाँ भाऊ। मैं मेरे खर्चे का पैसा खुद तेरे से लेता हूँ, खुद 50 रुपए नहीं रहते मेरे पास। और कुछ तो कर, कोशिश तो कर, सीधे ना बोल देता है। बता, तुझे किसी पे शक है? तो श्रुति को गायब कर सकता है या मार सकता है? नहीं साहब, वो मैं नहीं बता सकता। सर अभी तक वो सरकटी लाश को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए? हाँ सर, श्रुति के कॉल रिकॉर्ड में हमें एक नंबर ऐसा भी मिला है जिस पर श्रुति के मोबाइल से पिछले 2 महीनों में काफी बार फोन किया गया है। वो किसी नताशा पटवर्धन के नाम से रजिस्टर्ड है। सर हमने उस नंबर के भी डिटेल्स मंगवाए, तब पता चला कि जब श्रुति का मोबाइल ऑफ हुआ था उसी वक्त वो भी मोबाइल ऑफ हुआ था। नताशा का एड्रेस मिला? हाँ सर। ताला लगा है। फटे कानपुर, मैं यहाँ सोसाइटी में पूछताछ करता हूँ, तुम आसपास के एरिया में पूछताछ करो।
ओके सर। नताशा मैडम बहुत अच्छी है साहब, हम अच्छे से जानते हैं उनको। यहीं से तो सिगरेट वगैरह लेके जाती है ना। सिगरेट पीना भी आजकल फैशन हो गया, बताइए। अच्छा एक बात बताओ, वो अकेली रहती थी या कोई था उसके साथ? सर वैसे तो अकेली रहती थी, पर एक हफ्ता पहले उसके साथ एक लड़की रहने आई थी। यही है जो नताशा के साथ रहने आई थी? हाँ साहब यही है। दो एक बार नताशा मैडम के साथ दुकान आके गई है, तब देखे थे हमने। कभी उसने बताया कि वो कहाँ जाने वाली है? सर जैसी वो लड़की है कभी भी कहीं भी जा सकती है। मतलब? सर मुझे तो कोई दूसरे ही टाइप की लगती है, कभी शरीफ नहीं लगी मुझे वो। और अब तो अपने साथ अपने ही जैसे एक और को उठा लाई थी। हमारे पास नताशा के घर के ताला तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमिशन नहीं है। एक काम करो, कोर्ट में अप्लाई करो परमिशन। ओके सर। अंदर देखो, ठीक से तलाशी लो। सर आपका शक सही निकला। पहचान छुपाने के लिए गला काटा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने की वजह से मौत हुई है, ना ही गला काटने की वजह से। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई को रात को 11 से 1 बजे के बीच में मौत हुई है। ये देखिए सर। और सर ये नताशा के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स। इसके मुताबिक श्रुति और नताशा का फोन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे स्विच ऑफ हुआ है और लोकेशन भी आनंद कॉलोनी है। 90% चांसेस है कि नताशा की ही डेड बॉडी हो। कहीं ऐसा तो नहीं ये खून श्रुति ने किया हो, क्योंकि उसे अपनी बच्ची को बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर श्रुति ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए ये खून किया है तो अपने बेटी को लेने के लिए अब तक वो क्यों नहीं है? नहीं भाऊ, मैं जानता हूँ मेरी मोहलत खत्म हो गई है, लेकिन मैं खुद होकर 50,000 लगा आऊंगा आपके पास। नहीं भाऊ थोड़ी मोहलत दे दो। वो मेरे यकीन करो, मैं लाऊंगा पैसे आपके पास। हाँ। इसे पहचानते हैं? सर ये नताशा है, हमारी रेगुलर क्लाइंट है और ये हमेशा अपना सारा काम श्रुति से कराती थी। कुछ ही दिनों में दोनों में दोस्ती हो गई थी और नताशा हमेशा श्रुति को अपनी बहन की तरह ट्रीट करती थी। हाँ सर, क्योंकि जब नताशा एक दिन पार्लर में आई। श्रुति, तुझे मार खाने का बहुत शौक है क्या? तू ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? मुझे एक बात बता, तू पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? 2 मिनट में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो कब को उनको जेल भिजवाई। मेरी बात सुन, रहने देना। तो क्यों सबके सामने? तो क्या रहने दे श्रुति? देख मेरी सास भी मुझे ऐसे ही मारा करती थी। मैंने वेट किया कि मेरा पति कुछ करेगा, लेकिन वो बाइला करेगा क्या? और उस दिन मैंने उस घर को भी छोड़ा और उस आदमी को भी छोड़ दिया। तू भी वही कर। फाइनली श्रुति को समझ में आ गया कि उस घर में उसकी बेटी और वो सेफ नहीं है, इसलिए उसने अपने रेंट के लिए घर ढूंढना शुरू किया। दीप्ति, तू जिस एरिया में रहती है उस एरिया में 1 रूम किचन कितने तक आएगा रेंट पे? किस लिए पूछ रही है? अपने लिए? लेकिन तू तो अपने इन-लॉज के साथ रहती है ना? हाँ यार रहती हूँ, लेकिन अब नहीं, बस हो गया। सर उसके बाद यहाँ पास में एक पान वाला भी है, सुधीर नाम है। श्रुति ने उससे भी फ्लैट के लिए बात की थी। सुधीर? पान वाले से फ्लैट की बात की? सर सुधीर साइड बिजनेस ब्रोकरेज का भी काम करता है। थैंक यू। आपने अपने बीवी की बेल नहीं करवाई अभी तक? सर जो गलती उसने की है ना, उस गलती के लिए उसको कुछ देर और वहाँ रहना चाहिए। उसको समझ में आया कि उसके पागलपन ने किया क्या है। ओके सर। सर नताशा श्रुति के ससुराल वालों से नहीं बल्कि श्रुति से ही अक्सर बातें किया करती थी। और नताशा के कॉल रिकॉर्ड में एक एसटीडी नंबर मिला है जो उसकी माँ का है। मैंने उन्हें बॉडी की शिनाख्त के लिए बुला लिया है। सर श्रुति का भाई वसंत आपको मिलना चाहता है। साहब मैं श्रुति के ससुराल गया था रिया से मिलने, वो लोग बोले कि रिया उनके पास है ही नहीं। ये मतलब? साहब वो मेरी पोती को लेके भाग गई साहब। मेरी पोती वापस दिला दो साहब, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। शुरू से बताइए क्या हुआ था? मैं और ये अंदर अपने कमरे में बैठे थे, इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई।
श्रुति बेटा, श्रुति, अरे श्रुति कहाँ ले जा रही हो? अरे आई श्रुति, अरे कहाँ ले जा रही हो? सुनंदा, क्या हुआ? क्या हुआ? वो श्रुति रिया को ले गई। रिया को ले गई? मेरी रिया को ले गई। पता नहीं मेरी रिया कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। सर आपको लगता है श्रुति इतना बड़ा रिस्क उठाएगी? क्योंकि अगर उसने नताशा का खून किया है तो श्रुति अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है बेटा, लेकिन मुझे शक श्रुति पर नहीं है, उसके ससुराल वालों पे। मुझे लगता है इन लोगों ने रिया के साथ कुछ किया और इल्जाम श्रुति पर डाल रहे हैं। हेलो, ठीक है, बट नताशा की मैं बॉडी की शिनाख्त के लिए आ गई हूँ। आपको किसी पे शक है जो ऐसा कर सकता है? नताशा का एक्स हस्बैंड या कोई और? नहीं साहब, उससे तो उसका डिवोर्स हो चुका था, उसने तो दूसरी शादी भी कर ली थी और 2 बच्चे भी हैं। हेलो, हाँ क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर, आर्य कॉलोनी में एक हेडलेस बॉडी मिली है। सर मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्म किया क्योंकि जिस औरत की मिसिंग कंप्लेंट की फोटो आपने मेरे पास भेजी थी, इसकी कद काठियों से काफ़ी मिलती जुलती है। इसका भी सर नहीं है। और आसपास देख लिया, ना कोई सर है और ना ही मर्डर वेपन है। बॉडी देख के तो लग रहा है 3-4 दिन हो चुके हैं इसे। जो बॉडी हमें मिली है और इसका कत्ल का शायद एक ही वक्त है। हो सकता है श्रुति की बॉडी हो। सर, अगर ये खून 3 दिन पहले हुआ है तो श्रुति रिया को कैसे उठा सकती है? अगर ये श्रुति है तो इसका मतलब है रिया मुसीबत में है। उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। एक काम करो, श्रुति के भाई वसंत को इमीडिएटली बुलाओ बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके हाँ साहब, साहब ये निशान है वो साहब, मेरी दीदी साहब, मेरी दीदी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रुति की मौत भी नताशा की तरह दम घुटने की वजह से हुई है और दोनों की मौत का टाइमिंग भी लगभग सेम ही है। सर, इसका मतलब है कि श्रुति के ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं कि श्रुति रिया को लेकर भाग गई थी। इन दोनों ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो साहब इनको। छोड़ देंगे अगर ये सच बोलेंगे तो। बोलो, रिया के साथ क्या किया? कहाँ है वो? साहब बोला तो था कि श्रुति उसे उठाकर ले गई। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि जिस दिन उसे उठाने की बात कर रहे हो उससे कुछ दिन पहले वो मर चुकी थी। तावड़े, इन दोनों की इतनी धुलाई करो कि सच के अलावा कुछ बोलने के लायक तक ना रहे। नहीं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बाबा का कर्जा उतारने के लिए मैंने रिया को भेज दिया 50,000 में। किसको भेजा? बोल, किसको भेजा? अब्दुल रज़ाक को भेज दिया। अरे साहब, लेकिन हुआ क्या साहब? मेरे को लेके क्यों जा रहे हो? पता है क्या किया? अरे साहब, लड़की को जानता है ना? पहचानता है इस लड़की को? देखा, मैं पता है इसकी फैमिली ने इसे तुझे बेचा है। बोल, कहाँ है ये? अरे साहब, ये बच्ची को तो मैंने साहब वो अरब को भेज दिया साहब। बट रिया की तस्वीर हर एयरपोर्ट पर सर्कुलेट करवा दो और उनसे कहो अलर्ट रहें, खास करके गल्फ कंट्रीज की जितनी भी फ्लाइट है उस पर कड़ी नजर रखें। ये अरब रिया को लेकर बाहर भागने की कोशिश जरूर करेगा। ओके। आखिरकार पुलिस ने रिया के भविष्य को अंधकारमय होने से बचा लिया। अरब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल के यहाँ मिली 2 लड़कियों और रिया को एक एनजीओ के सुपुर्द कर दिया गया। प्रकाश, सदाशिव, सुनंदा, अब्दुल और अरब को इंसानी खरीद फरोख्त के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल जो अब तक पेरोल से बाहर था, अब फिर से जेल की हवा खा रहा था। लेकिन श्रुति और नताशा का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर था और तभी पुलिस को एक सुराग मिला। सर, नताशा के कॉल रिकॉर्ड्स में 2 नंबर ऐसे मिले जिन पर काफी लंबी चौड़ी बातें हुआ करती थी, जिसमें से एक नंबर पान वाले धीरज का है और दूसरा नंबर किसी धर्मेश शाह का है।
और वसंत के मोबाइल लोकेशन के डिटेल में कुछ खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो दोनों जगह से काफी दूर था। बट ये जरूरी नहीं है कि दोनों कत्ल जहाँ हुए हैं वहीं बॉडी मिली है। ये भी हो सकता है कि कत्ल कहीं और हुआ है और बॉडी को इधर उधर फेंक दिया गया। ये भी याद रखो, हमें सर नहीं मिला है। जो पॉसिबल है वहाँ मिले जहाँ कत्ल हुआ है। और ये धर्मेशा कौन है, उसकी डिटेल्स निकाली? सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, चिट फंड का बिजनेस है मेरा। नताशा मेरी क्लाइंट थी और उसको ज़्यादा पैसा कमाना था, इसलिए मेरे पास इन्वेस्टर लेकर आती थी। जिसका कमीशन मैं उसको देता था वही मेरे पास श्रुति को लेकर आई थी कि मैं उसे एजेंट का काम दे दूँ। आप उनके बारे में इतनी जानकारी ले रहे हैं, उन्होंने कोई लोचा तो नहीं किया? नहीं, लोचा नहीं किया, पर दोनों का खून हो गया। खून? हाँ। आपकी नताशा से बात होती थी फोन पे और काफी लंबी बात होती थी। क्या मैं जान सकता हूँ क्या बात होती थी? बातें तो काम की होती थी। आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज्यादातर कॉल उसी की तरफ से आते थे। हाँ। चले। अरे साहब क्या हुआ? उसका और किसी का चक्कर चल रहा था, मतलब अफेयर वगैरह? नहीं साहब, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरा और उसका चल रहा था इसलिए ना? तो इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों करता था उसके साथ मोबाइल के ऊपर? गजब ही बात कर रहे हैं साहब आप। ऐसा कुछ नहीं था साहब, ऐसा कुछ नहीं था। भाड़े का घर दिलाने में मदद किए थे उसकी, उसके बाद थोड़ी पैसे की तंगी थी साहब, तो हम पैसे की मदद किए थे, तो इसीलिए बात होती रहती थी। वो अकेली रहती थी, उगता जाती होंगी तो हमसे थोड़ी बतिया लेती थी बस। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक ये शहर छोड़कर मत जाना, समझे? आवड़े चला चले। सर, धर्मेश, जास्मीन और सुधीर पानवाला, इन तीनों के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक कत्ल के वक्त इन तीनों में से वहां पर कोई मौजूद नहीं था। सर, एक चौंका देने वाली बात है, पिछले 20 दिनों से जास्मीन और सुधीर पानवाला के बीच में काफी बार और काफी लंबी चौड़ी बातें हुई है। बट एक काम करो, इन तीनों पे कड़ी नजर रखो। हो सकता है इन तीनों ने मिलकर या इनमें से किसी एक ने काम किया। ओके सर। सर, हमने जो उन तीनों के ऊपर नजर रखने के लिए टीम लगाई थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जास्मीन सुधीर के घर पर थी और वो लगभग 1 घंटे तक उसके साथ थी। धर्मेश कहाँ था? सर, वो अपने दोस्त के साथ बार में बैठा था। इसका मतलब है कि धर्मेश की बीवी जास्मीन का एक पान वाले के साथ अफेयर चल रहा है। तुम धर्मेश के साथ कब से काम कर रहे हो? सर 5 साल हो गए। तो बहुत कुछ जानते होगे। जी सर। तो जो हम पूछे हैं उसका सीधा सीधा जवाब देना। धर्मेश और उसकी पत्नी के बीच में रिलेशन कैसा है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो साहब जैस्मीन मैडम की शक करने की आदत है। उन्हें तो लगता था धर्मेश सर का हर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और जैस्मीन शुरू से ही हाउसवाइफ थी या पहले भी कोई काम वगैरह करती थी? जॉब क्या करेगी सर, वो बार डांसर थी। वही तो फंसाया था धर्मेश सर को। पॉसिबल है कि इन तीनों में से ही किसी ने खून किया है, लेकिन कौन है और क्यों? सर, हो सकता है कि नताशा और धर्मेश का वाकई में असर चल रहा हो। नताशा ने कमिटमेंट की डिमांड की हो, या तो फिर पैसों के लिए धर्मेश को ब्लैकमेल किया हो, जिस वजह से गुस्से में आकर धर्मेश ने उसे मार डाला। या तो ये भी हो सकता है कि जास्मीन ने इनसिक्योर फील करके नताशा का खून कर दिया हो। फिर भी सवाल तो वही रह जाता है ना कि नताशा और श्रुति उस एरिया में क्या कर रहे थे जहाँ इन दोनों का फोन स्विच ऑफ हुआ था। मुझे लगता है इन तीनों का कुछ ना कुछ लेना देना है उस एरिया से। हो सकता है किसी का रिश्तेदार या कोई दोस्त वहां रहता हो। पुलिस के तीर सही निशाने पर थे। आनंद नगर में सुधीर के भाई का घर था जहां पुलिस ने रेड की। घर की तलाश लो ठीक से। यस सर। ये देखो खून के धब्बे। फॉरेंसिक वाले को बुलाओ। ओके सर। पुलिस को इस घर में खून के निशान मिले जिन्हें उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और इसी आधार पर पुलिस ने सुधीर के भाई धीरज को गिरफ्तार किया
और इस केस में एक नया अध्याय खुला। हमने कुछ नहीं किया साहब। हमने कुछ नहीं किया। सुधीर ने उन दोनों को मारा था साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब। सुधीर नहीं मारे साहब, नहीं मारे साहब। अब भी तेरा सच बोलने का मन है या मार खाने का? वो बोलता हूँ सर, श्रुति मैडम को पैसों की ज़रूरत थी साहब। ये नताशा आकर हमको बोली थी एक दिन, हमको ये भी बताई थी कि श्रुति को उसकी बेटी वापस लाने के लिए पैसे चाहिए। हमने पैसे जुगाड़ कर दिए थे साहब, लेकिन ये नताशा को सिर्फ उसके दुख की पड़ी थी। हमारे दुख को तो उसने कभी देखा ही नहीं साहब, एक भी बार खुद को छूनी नहीं दी साहब हमको। अब ये नताशा उस धर्मेश से नैन मटक्का करती थी, हमको आंख दिखाती थी साहब, जबकि उस धर्मेश से नताशा को हम ही मिलवाए थे। साहब हम वैसे ही गुस्से में पागल हो रखे थे साहब। फिर एक दिन वो धर्मेश की बीवी जास्मिन हमारी दुकान पे आई और हमको बोली, मेरा पति वहाँ मुफ्त में मज़े ले रहा है और तू सब कुछ करके भी कुत्ते की तरह पड़ा है। तू मेरा एक काम कर दे, तुझे वो सब कुछ मिलेगा जो नताशा ने कभी नहीं दिया। बोल, करेगा मेरा काम? फिर एक दिन वो नताशा हमारी दुकान पे आई साहब और हम उसको बोले, आपकी वो सहेली के लिए पैसा जुगाड़ कर लिए हम। हाँ हाँ, हमारा एक भाई है, उसके फ्लैट पे रखा है पैसा। ये पर्ची पे उसका एड्रेस लिखा है, आके आप लेके जाइए। अभी आना है? अरे अभी नहीं भाई, दुकान बंद हो जाने के बाद शाम में आना है। आपको पैसा देना तो हमको घर में ना रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। तभी ये धीरज ऑफिस से लौटा, इसकी मदद से हम दोनों के सर काट दिए और अलग अलग जगह में फेंक दिए साहब। उस टाइम हमने सोचा कि जब शकल ही नहीं रहेगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि ये दोनों कौन है। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म अपनी कहानी कह ही देता है। तुम लोगों ने 2 नहीं अगर 1000 टुकड़े भी किए होते ना, तब भी तुम लोग वहीं जाते जहाँ चाहते। श्रुति जो जुर्म को बर्दाश्त करने की सोच को छोड़कर अपने और अपनी बच्ची के लिए एक नई और बेहतर जिंदगी की कल्पना कर रही थी, और नताशा जो सच्चे मन से श्रुति को उस नर्क से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, कुछ वहशी दरिंदों की हवस और लालच का शिकार बन गई। ये दोनों उन खतरों को भाप नहीं पाई जो दिखाई नहीं देते, लेकिन दोस्ती के नाम पर आसपास मंडराते रहते हैं और अपनी काली छाया में सब स्याह कर देते हैं। सुधीर को श्रुति और नताशा के कत्ल के लिए, धीरज को सबूत मिटाने के लिए और जैस्मिन को कत्ल की साजिश रचने के लिए गिरफ्तार किया गया, और ये सभी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है। हमारे आसपास अच्छे और बुरे सभी तरह के लोग मिलते हैं, मददगार भी यहीं मिलते हैं और तगाबाज भी। जरूरत है सजग रहने की और जुर्म की आहट को पहचानने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।